हेलो। 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 ओके, कोई वॉलंटियर है केस के लिए? हेलो। अनम्यूट की बात नहीं हो रही। डॉक्टर हीरा, ऑलरेडी रिटर्न वाला केस होगा या अभी हीरा, आप? हीरा शायद आप बोल रही हैं, ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी डॉक्टर हीरा, मैं बोल रही हूँ। मुझे याद आया मैंने क्या किया, मैंने तो हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अब आप मैं सुन, मैंने स्पीकर बंद किया हुआ था। ओके, हेलो जी जी जी। डॉक्टर हीरा, ऑलरेडी जो लिया हुआ केस है वो प्रेजेंट करना है या अभी? नहीं नहीं, यू विल, आई विल बी पेशेंट, आप मुझसे पूछेंगे। और जो आपका केस लिया हुआ है ना, वो फिर हम एंड पे जो 40 मिनट होंगे ना उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर हीरा, मैं कर लेती हूँ। ठीक है, मैं जरा कॉपी पेंसिल ढूंढूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हेरा, मैंने भी आपको एक केस थ्योरी भेजी है। ख्याल आपने, ठीक है मैं देख लेती हूँ सारी क्यूरीज। जी डॉक्टर हेरा, मैंने जी चले अभी हीरा केस प्रेजेंट कर ले लेती है। परियाल, आपकी जो क्यूरी है ना वो लास्ट के जो 40 मिनट होंगे ना आफ्टर ब्रेक, उसमें हम ले लेंगे जो भी आपकी समरी है। ठीक है, अब तैयार रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर हीरा है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा। आयशा, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? उनका नाम ताहिर है। उम्र कितनी है आपकी? आई एम 35। पढ़ी लिखी हैं आप? जी जी, 8th क्लास तक पढ़ा है मैंने। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, घर किस जगह पे है आपका? हॉस्पिटल से कितना दूर है? 20 मिनट का फासला है हॉस्पिटल से। अच्छा, शादी को कितना अर्सा हुआ है आपकी? शादी को 7 साल हो गए। अच्छा, किस एरिया में रहती हैं लाहौर में? जगह का नाम पता है आपको? मैं जौहर टाउन में रहती हूँ। ओके। आपके शोहर की पहली शादी है? जी जी, मेरी कज़न है। और रिश्तेदारों में शादी हुई है? हाँ जी, कज़न है मेरे, चाचा के बेटे हैं। ओके। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सॉरी। ओके, ब्लड ग्रुप ब्लड मेरा ओ ग्रुप पॉजिटिव। ओके। कितने बच्चे हैं पहले आपके? नहीं, मेरे कोई बच्चा नहीं है, ये मेरा चौथा हमल है। अच्छा, कितने हमल जाए हुए हैं और कितने फोर्थ हुए? मेरे 3 हमल हुए थे। एक मेरा दूसरे महीने में ज़ाया हो गया था, एक शुरू में ज़ाया हो गया था, और एक मेरा 12 या 13 मुझे हफ्ते थे, कोई चौथा महीना लग रहा था, तब ज़ाया हो गया था।
अच्छा, ठीक है। और माहवारी ठीक आती है, महीने के महीने आती है? जी, जी, बिल्कुल, महीने के महीने आती हैं। आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी आपको? अ, अब 10 अगस्त 10 अगस्त। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब हॉस्पिटल ओपीडी से आप दाखिल हुई हैं? नहीं, मैं लेबर रूम में आई थी। ठीक है। मसला क्या था? मसले से आप हरकत 2 दिन से कम महसूस हो रही थी। अच्छा, ठीक है। तो क्या कहते हैं ठीक है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएँ कि अब आप ना पहले इसके अलावा और कोई मसला हरकत के अलावा? बस एक हरकत कम महसूस हो रही थी? हाँ जी, बस जब यहाँ आई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उससे पहले तो मेरा कभी ज़्यादा नहीं था। अच्छा, लेकिन आई आप सिर्फ़ हरकत कम थी इसी वज़ह से आई थी, इसके अलावा आपको और कोई मसला नहीं था, जिसकी वज़ह से आपको दाखिल किया? हरकत की वजह से मैं आई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा जो बच्चा है वो भी ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं है। पहले भी मैं डरी हुई हूँ, 3 मेरे हमल ज़ाया हुए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि जो पहला हमल था वो अब आप मुझे पुराने हमल के बारे में बताइएगा, जो पहला हमल था वो खुद ब खुद हो गया था? जी, जी, हमल तो मेरे खुद ब खुद हो जाते हैं। अच्छा, उस पहले हमल में आपने हमल टेस्ट किया था, छोटे पेशाब में? हाँ, हाँ जी, किया था। अच्छा, उस वक़्त माहवारी को कितने दिन ऊपर हो गए थे? माहवारी को बस तीसरे दिन ही मुझे माहवारी नहीं आई, मैंने टेस्ट कर लिया था तो वो पेशाब के टेस्ट पे पॉज़िटिव था। आप तो मैंने हॉस्पिटल गई थी, अल्ट्रासाउंड कराया था उस हमल में? जी, जी, मैं गई थी, मैंने कराया था। अ, तो बच्चे की धड़कन आई थी उसमें? नहीं, धड़कन नहीं आई थी, लेकिन वो कह रहे थे दोबारा आना। दोबारा मैं आई हूँ तो फिर उन्होंने कहा कि ये बढ़ कितने नहीं अरसे के रहा, बाद ज़ाया आप करना दोबारा पड़ेगा। आप दोबारा उन्होंने कितने अरसे मुझे के बाद उन्होंने मुझे हफ़्ते बाद बुलाया था, पर मैं गई 2 हफ़्ते बाद थी। अच्छा, फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड किया आपका? जी, अल्ट्रासाउंड किया था, उन्होंने कहा था बच्चा उतना ही है, तो धड़कन ज़ाया आई थी करना बच्चे की? पड़ेगा। नहीं, धड़कन नहीं आई थी। अच्छा, फिर आपको गोली दी थी या सफाई की थी? पहले गोली रखी थी, फिर ज़ाया नहीं हुआ तो फिर उन्होंने सफाई कर दी। और हमल का कौन-सा महीना था? दूसरा, तीसरा? मुझे मुझे मेरे मेरे हिसाब से 2 महीने थे या ठीक 1 है। हफ्ता कम। आपके खून और पेशाब की रिपोर्टें हुई थी उसमें? खून का टेस्ट हुआ था, बाकी पेशाब का मुझे याद नहीं है। वो ठीक थी? उसमें कोई वो मसला ठीक तो थी। नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं। ब्लड प्रेशर चेक हुआ था उस वक़्त? वो ठीक था? हाँ, हाँ जी, ठीक था। ठीक है। और दूसरा हमल भी खुद ब खुद हो गया था? वो अब कितने साल पहले हुआ था? वो फिर मुझे हुआ था 3 साल के बाद। मैं डर गई थी काफ़ी और जो फिर पहला 3 था साल वो बाद शादी के फ़ौरन बाद हुआ था? शादी के कितने हाँ जी, अरसे के बाद हुआ? शादी के साल बाद ही हो गया था वो। ठीक है। और दूसरा 3 साल बाद, पहले हमल से 3 साल बाद हुआ था? हाँ जी। ठीक है। और उसमें आपने हमल टेस्ट किया था? हाँ जी, मैंने किया था। और पहली दफ़ा अस्पताल चेक कराया था उस हमल में? कौन से महीने चेक कराया था? दूसरे महीने में गई थी हॉस्पिटल, उन्होंने मेरा बीपी भी चेक किया था, खून के टेस्ट भी किए थे। पीली सी गोली थी, वो भी मुझे दी थी और फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है बच्चा, सही है। धड़कन आई थी उसकी अल्ट्रासाउंड पे? जी, कह तो रहे थे ठीक है, धड़कन भी है, मुझे सुनाई भी थी। अच्छा, तो फिर उसके साथ क्या हुआ था? बस उसके बाद मुझे 2-3 हफ्ते के बाद जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मैं गई हूँ तो उन्होंने कहा कि धड़कन नहीं है, इसको भी ज़ाया करना पड़ेगा। अच्छा, खुद ब खुद घर में ही हो गई थी वो ब्लीडिंग शुरू? जी, बस मैं काम कर रही थी घर में, तो सही। मैं उठी हूँ तो मुझे लगा कि
सफाई ये हुई थी ब्लीडिंग है, उसमें? उसमें भी मेरी सफाई हुई थी। पहले गोली रखी थी, फिर जाया नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि सफाई करेंगे। और जो तीसरी बार हमल जाया हुआ था वो कितने से पहले हुआ था? 1 मिनट, मैं जरा म्यूट करूं। ओके, वो मेरे हिसाब से वो 2.5 महीने बनते थे, 2.5 महीने के करीब था। अच्छा, तो उसमें भी आपने अल्ट्रासाउंड कराया था? बच्चे की धड़कन आई थी? पहले तो आई थी, फिर बाद में वो कहते खत्म है। अच्छा, तो कितने अरसे, यानी 2 बार अल्ट्रासाउंड आपने कराया था? कितने अरसे के वक्फे के बाद आपने कराया और फिर वो धड़कन खत्म हो गई? मैं गई थी, महीना पहले मैं गई थी तब तो थी, महीना के बाद मुझे दोबारा वो हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई, मैं दोबारा चेक करवाने गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब धड़कन नहीं है और वो और कौन ये सा जाया महीना करना था पड़ेगा। हमल का? हमल का वो कौन सा 2.5 महीना? महीने, 2.5-3 महीने बनते थे, मुझे ठीक याद है, नहीं है सही तरीके से, इन बट सारे हमल में, ठीक है, इसमें भी आपने दवाई ली और सफाई करवाई थी? हाँ दवाई ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं जो है, मेरे हस्बैंड ने कहा बार बार मसला होगा, दोबारा जाना पड़ेगा, तो सफाई करा दें। ठीक उन्होंने है, फिर खून सफाई कर दी पेशाब थी, और मुझे बेहोश इसमें भी करके आपकी सफाई की रिपोर्टें थी। वगैरह हुई होंगी, ब्लड प्रेशर की? अच्छा, बेहोश करके सफाई हुई थी जी जी पूरा? जी पूरा ठीक है, बेहोश किया था उन्होंने। ठीक है। तो उसमें मुझे बताएं कि इसमें जो है आपके खून पेशाब की रिपोर्टें भी हुई होंगी, ब्लड प्रेशर भी चेक होगा, इसमें भी ठीक था? सही था, मतलब मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, मैं काफी अच्छा, ये जो तो आपके पुरानी टुकड़े बात होगी। निकले थे, ये जो टुकड़े निकले थे, इन पे कोई महंगे टेस्ट हुए थे? उन्होंने नहीं कहा था कि इन पे टेस्ट करना है? अच्छा, ठीक है। इसके अलावा और कोई महंगा टेस्ट आपका हुआ हो खून का? नहीं, कोई महंगा आपका या टेस्ट नहीं हुआ, आपके कुछ शोहर नहीं का? बताया। आपका या आपके बार शोहर बार का कोई? बार बार शुगर का पूछ रहे थे, वो तो मेरा मुझे नहीं है। अच्छा, ये आखिरी वाले हमल के बाद आपके या आपके शोहर का कोई महंगा टेस्ट तो नहीं हुआ था खून का, नहीं, या आपको कहा हो कि महंगा टेस्ट करना? बस मेरी टेस्ट हो रही है जब से मैं आई हूँ इधर। ठीक है। अच्छा, अब आपको 2.5 साल के बाद हमल हुआ है, इससे पहले क्या आपने कोई मंसूबाबंदी का तरीका इस्तेमाल किया था या खुद ही ऐसे हो गया? नहीं, मनसूबाबंदी का तरीका नहीं इस्तेमाल करी थी, खुद ही हो गया। ठीक है। आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मसले तो नहीं है पहले से? नहीं ठीक है। और डॉक्टर मीरा, अच्छा, दिल का मसला तो नहीं है आपको? कोई जिगर का मसला, कोई गुर्दे का मसला, पहला पुराना कोई? नहीं, कोई मसला नहीं है। कोई दमे का मसला आपको हो, दमे की बीमारी हो, गर्मी सर्दी नहीं ज्यादा लगती हो, भूख ज्यादा लगती हो या कम लगती हो, नींद का मसला हो, ऐसे कोई मसला है नहीं आपको? नहीं ठीक है। नहीं, सब ठीक अच्छा, है। माहवारी महीने के महीने आती है, जिस्म पे बाल बिल्कुल तो नहीं, नहीं निकल एक आते? दिन ऊपर नीचे नहीं, एक दिन ऊपर नीचे नहीं होता मुझे। ठीक है। और आपको वजन तो नहीं बढ़ा, जिस्म पे बाल तो नहीं निकल आए? नहीं, ठीक है। वजन बढ़ कभी गया है पहले जब से हमल हुआ है, कितने अरसे से बढ़ रहा है? बस हमल में ही बढ़ा है वो, जो बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, आपको पहले कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है जिसपे आपको बताया हो कि बच्चेदानी में कोई नुक्स है, अंदर कोई नुक्स है, और या फिर अंदर कोई नहीं, रसोली बताई हो कोई अल्ट्रासाउंड बच्चेदानी नहीं की? हुआ, कोई रसोली है, मुझे मेरी रिपोर्टें हम देख के बताएं, मुझे तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। नहीं, इस हमल से पहले कभी अल्ट्रासाउंड पे किसी ने कभी कुछ बताया हो कि कोई मसला है? नहीं कभी नहीं बच्चेदानी के मुंह का कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया आपने? नहीं नहीं ठीक है। इस हमल से पहले कभी शुगर का कोई मसला हुआ हो, कभी शुगर चेक कराई हो, वो खराब आ गई हो? शुगर के टेस्ट किए थे उन्होंने, लेकिन मेरी सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमल खुद ब खुद हो गया है, इस हमल के लिए कोई गोली तो नहीं खानी पड़ी आपको? नहीं, गोली तो नहीं खाई, वो पीले रंग की गोली दी है जब हमल हुआ है, तो वो मैं खा रही हूँ, बाकायदगी से खा रही हूँ। मैं तो डरी हुई हूँ काफी। वो शुरू से ही खा रही हैं और मुसलसल खाई जा रही है, एक गोली रोजाना? हाँ जी, एक गोली रोजाना। ठीक है। कोई जिस्म पे, जिल्द पे टीका तो नहीं लगवा रही? नहीं, अभी तक तो नहीं लगाया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है। मैं बस अच्छा। आज मेरा दूसरा दिन है, लेकिन हम्म रिपोर्टें टेस्ट सारे मेरे चले गए हैं, अभी इसमें लिख रखे भी हुए हम्म। हैं, तो वो बता रहे अच्छा, हैं कि मुझे बताएंगे। ये बताएं कि आपको पहले धूप में जाने से मुंह पे वो तो निशान तो नहीं पड़ जाते? कोई जोड़ों की तकलीफ तो नहीं है पहले से?
या फिर रगों में खून जम जाने की कोई तकलीफ खानदान में या आपको पहले हुई हो? नहीं, नहीं। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, कभी टांग सूज गई हो और बुखार हो गया हो, टांग में दर्द हो गया हो, एक साइड की टांग, ऐसा तो कभी नहीं हुआ किसी हमल नहीं। में या हमल के अलावा या खानदान में किसी को? ठीक है। अब ये हमल बताएं मुझे, इस हमल में आपको ने जब हमल टेस्ट कराया था तो हम दिन कितने ऊपर हो गए थे? दिन मेरे तीसरे चौथे दिन ही मुझे मतलब मैंने टेस्ट कर लिया था, मेरा एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होता, मैंने आपको बताया। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, पहली दफा चेक कब कराने गई थी हम? कौन सा महीना था हमल का? शुरू के ही दिन थे, मतलब 5वां था हफ्ता या छठा, याद नहीं है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड हुआ था आपका? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड हुआ डॉक्टर था। डॉक्टर ने क्या बताया था, एक बच्चा या दो? एक बच्चा है, उन्होंने बताया भी था कि मई मई में 17 मई को डेट भी दी थी उन्होंने मुझे। ठीक है। और वो बिल्कुल ठीक है, कोई नुक्स तो नहीं बताया? गर्दन की कोई मोटाई वगैरह चेक की थी उस पे, अल्ट्रासाउंड पे? नहीं। फोलिक एसिड एक होती है छोटे रंग की, पीले रंग की, वो भी होती है हाँ, वो छोटी मैं सी ले रही हूँ, गोली। मैंने आपको बताया है, मैं खा रही हूँ। ठीक है, वो ही खा रही हैं। और ब्लड प्रेशर आपका शुरू के पहले 3 महीनों में बिल्कुल ठीक रहा है? चेक करवाया था आपने? शुरू में तो ठीक था, अभी एकदम से उन्होंने कहा है कि ज्यादा है, गोलियां भी दी हैं ब्लड प्रेशर की, अब हरकत कितने के लिए ऐसे? पर्ची भी दी है फाड़ने के लिए, और हरकत भी मुझे सही नहीं है, मैं तो आई हरकत की वजह से थी, हरकत तो मेरी अभी तक खराब है। अच्छा, ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा था आपको बताया, यहाँ आके आप कह रही हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है? कितना ज्यादा था? मुझे ये बताया तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे गोली दी है सुबह शाम। ठीक है, सही है। आपको पहले के 3 महीनों में कोई बुखार, जिस्म पे दाने, गला खराब, इस तरह से कुछ हुआ हो या खून पड़ा हो? नहीं। ठीक है। और बच्चे की हरकत महसूस कौन से महीने हुई थी आपको? 5वां महीना था शायद। ठीक है। और आपको बच्चे की साख देखने के लिए कोई बड़ा अल्ट्रासाउंड हुआ था 5वें महीने? हाँ हाँ, वो तो मैंने सारे जो टेस्ट मुझे लिख के दिया मैंने कराया है, वो मैं वहीं से कोई करा रही बच्चे में थी। मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी, वहीं एक एलएचबी थी और उसके साथ एक डॉक्टर थी, वो जो कहती थी मैं करती थी। कोई बच्चे में नुक्स तो नहीं बताया? नहीं, वो पूरा अच्छा, 2500 का टेस्ट हुआ था, बड़ी उसने तसल्ली से मुझे देखा था। अच्छा, 2,500 का टेस्ट था। हम्म। ठीक है। ओके। अच्छा, आपको पेशाब, भूख प्यास ज्यादा तो नहीं लगती? नहीं, मैं मतलब प्यास तो बहुत लगती है, अब भूख भी लगने लग गई है। सही। सर में दर्द होता हो, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता हो, आंखें के आगे धुंधला सा महसूस होता हो, कभी ऐसे हुआ है? हाँ, चौथे नहीं। पांचवें छठे में? चौथे नहीं। पांचवें छठा तो यही है। ठीक है। और आप कही थी ना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उस पे आपको पेशाब का कोई छोटे पेशाब का कोई टेस्ट कराया हो और आपको बताया है वो ठीक है या खराब है? कोई चर्बी का तो नहीं बताया कि पेशाब में भी चर्बी है? पेशाब के टेस्ट कर रहे हैं, रोज करते हैं, लेकिन चर्बी का मुझे नहीं बताया। ये बताया कि ठीक है खराब है? बस मुझे तो नहीं बता रहे, आप ही बता दें, मुझे तो कोई बात ही नहीं कर रही, मुझे पूरा दिन हो गया है तो। ठीक बच्चे की है। हरकत भी वैसे की वैसे ही है, आपको कोई लगता है आपके पर्चियां हाथ दिए जा पाँव, रहे हैं फाड़ने के लिए, मशीन पे चेक किए जा रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे, कोई मुझे कोई तसल्ली नहीं हो रही। अगर आपने मुझे आप कहीं बच, रेफर करने को कर दें आप, बेशक, अब मेरे पास कोई बच्चा तो है नहीं, मैं चाहती हूँ कि मसीह मेरी गोद में आए। अच्छा, ठीक है। आप जो पर्चियां फाड़ रही हैं, बच्चे की हरकत हो रही है यानी कि अब ठीक हो गई है? आप आई थी ना नहीं छोटे हुआ, जैसे ही मैं 2 दिन से मुझे हरकत नहीं हो रही, पहले तो मुझे ठीक हो रही थी, बट 2 दिन से नहीं हो रही मुझे, वैसे ही नहीं हो रही जैसी पहले होती थी, और पर्चियां दी हुई हैं फाड़ने के लिए, और बीपी चेक किए जा रहे हैं और गोली दिए जा आप रहे हैं, फाड़ टेस्ट रही हैं इतने सारे पर्चियां? करवा लिए हैं। जी जी, मैं फाड़ रही हूँ पर्ची ना, अभी मुझे आपकी सुबह से बच्ची की, 4 हुई हैं बस, हालांकि मुझे पहले तो कोई 30-40 हो जाती थी। अच्छा ठीक है। बच्चे की धड़कन चेक हुई थी? हाँ जी, कर रहे हैं, बार बार सुबह भी की वो थी, ठीक पूरे है? 10 मिनट वो वो जेल ठीक है? लगा के। अब वो तो मुझे कुछ नहीं बता रहे, आप ही बता दें। ठीक है। आप कहती हैं 2 दिन से आपको बच्चे की हरकत नहीं महसूस, 2 दिन से ही ऐसी तीन ये चार दो बार दिन से होती है? ऐसे हुए हैं, 2 दिन से पूरे ऐसे दिन? हुआ है, पेट भी मुझे लगता है मेरा छोटा है, मतलब मेरी तारीखों के मुताबिक तो इसको होना चाहिए था ज्यादा, तो सब हमसाये भी मुझे कह रही थी कि ये बच्चा छोटा है, लेकिन मैं कह रही थी आती हूँ, लेकिन अब मुझे जब हरकत का मसला आया तो फिर तो मैं फौरन ही आई हूँ। मैं अच्छा, अम्मी की पानी तरफ छोड़, गई हुई थी।
तो अच्छा, अब तो ठीक। मैं इधर आ गई हूँ ससुराल ना। पानी छूट के तो नहीं पड़ा आपको? नहीं नहीं, वैसे हीरा तुम्हें अच्छा। टाइम ज्यादा हो गया, देख लो 12 मिनट की बात हुई थी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड पे ये क्या बताया है? बच्चे की पानी कम तो नहीं बताया? कुछ नहीं बता रहे बच्चे की मुझे, ग्रोथ कैसे बताई है? ग्रोथ कैसी है कोई? वो कह रहे हैं कम है ग्रोथ। अच्छा, सही है। तो उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या वजह है, क्या करेंगे वो आगे, आपको कुछ बताया है? नहीं कुछ नहीं बता रहे हैं अभी, इसलिए तो फिर मैं बैठी हूँ। जो भी आता है मैं पूछती हूँ, तो वो फाइलें देखते हैं, फिर कहते हैं बताते हैं। हम्म, अच्छा ठीक है। हीरा, मेरा ख्याल है जो हिस्ट्री के पॉइंट्स रह गए हैं वो हम बाद में कर लेंगे डिस्कस। अब एग्जामिनेशन फाइंडिंग आप देख लो। बीएमआई इसका 26 है, बीपी इसका 150/90 है, सुबह की डोज ली है इसने ना। और रिफ्लेक्सेस एल्डोमेट इसके नॉर्मल। हाँ अल्डोमेट ले रही है, तुमने पूछा कितना तो नहीं लेती शायद। एक सुबह एक शाम, ओके। ठीक है। तो एक सुबह शाम पे 150/90 है, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है, एडिमा है इसको, पाँव सूजों में है इसके, ठीक है। चेस्ट इसकी क्लियर है, कोई पल्मोनरी एडिमा शेडिमा नहीं है। फंडल हाइट इसकी 22 इसकी सेंटीमीटर की। कितनी डीओपी निकाली है आपने? मैं तो 25 प्लस 4 वीक्स पे। अच्छा कितनी, 10 अगर अगस्त है तो क्या बनती है एडीडी? नहीं 17 नहीं, महीने बनी? सॉरी, मैंने 10 अगस्त नहीं लिखी। एक मिनट, फिर 1 वीक ऊपर हो जाएगा। 27 26। प्लस पे है, ठीक है। हाँ, तो फंडल हाइट इसकी 22 की है, 5/5 है, पिटल हार्टेड पॉजिटिव एंड लाइक कर रिड्यूस्ड है, एस्टिमेटेड पिटल वेट भी कोई 500 ग्राम तक है, ठीक है। ये ठीक इसकी है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं। अब आप मांगे इन्वेस्टिगेशन। ये पॉजिटिव फाइंडिंग्स बताई हैं मैंने। रेड्यूस कितना है, लेक्चर ऐसी पीए की फाइंडिंग आप बता रही हैं बस? हाँ पीए कैन की बता रही हूँ, स्टैंड। पीए की ठीक है, बता रही हूँ। ठीक है। अ, ठीक है। ट्वेंटी 27 वीक्स पे है डॉक्टर हीरा। मैंने इसकी एलएमपी गलत लिखी। वो मैंने आपको बता दिया, कोई बात नहीं। ठीक है। ये एडीडी वाले चक्कर ठीक कर लो सारे, आप बड़े एग्जाम में ब्लंडर हो जाते हैं इसी डीओपी की वजह से ना। ये बड़ा खतरनाक एरर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझसे इन्वेस्टिगेशन मांग लो जल्दी से, 8 मिनट हैं जो डॉक्टर हीरा, ब्लड ग्रुप विद आरएच फैक्टर। ओ पॉजिटिव। आई देखो मैं वांट अगर फुल ब्लड एग्जामिनर हूँ तो आई विल काउंट। टेल यू कि आपको पता तो है वो पॉजिटिव, उसने बताया आपको, फिर आपने क्या बताना है? कंफर्म करने के लिए हाँ patient- डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको ना, सीरियस मसला है ना क्रॉस मैचिंग और ब्लड ग्रुपिंग। यू नीड डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग। ठीक है। अच्छा I want full blood count with recent date in which I want hemoglobin in gram per deciliter. ठीक है, एनीमिया थोड़ा बहुत पेलर है इसको, लेकिन मैं उसको भी सिंपल करने के लिए कह रही हूँ कि ठीक है। सीबीसी प्लेटलेट कम है इसके, प्लेटलेट इसके हैं 100 1 क्यूबिक। lakh। हाँ हाँ 100 क्यूबिक एम स्क्वायर जो भी है, क्यूबिक है। अच्छा डॉक्टर, 150 अगर हो तो इसकी 100 है। पेशेंट से भी पूछना था ओजीटीटी के बारे में, तो अगर हुआ हो तो ओजीटीटी दे दें, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसने कहा था मेरे शुगर के टेस्ट हुए हैं, तो आपको पूछना चाहिए था कि सारी डॉक्टर रात हीरा, मैंने अभी पूछना था, पूछना लेकिन था तो 20 मिनट में नहीं 24 पूछा। 28 के दरमियान इतना मेरी अभी 20 मिनट हिस्ट्री में लगी एग्जाम थी। में नहीं। पता है हीरा आपके साथ मसला क्या हुआ? यू आर वेरी फोकस्ड, यू आर फोकस्ड ओनली एट एपीएलएस। जब आपको पता चल रहा है ना केस कौन सा है, आपके दिमाग बंद हो जाता है ना। हम्म, ऐसा ही होता है, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आई विश मैं आप लोगों को इस ये मतलब ना बताऊं कि केस कौन सा है, लेकिन बताना पड़ता है। लेकिन ये आप जब भी केस अप्रोच करो तो भूल जाया करो टॉपिक क्या है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। तो ओके तो ओरल प्लेटलेट्स ग्लूकोज। इसके लो हैं, ओजीडीटी इसका हुआ है वो नॉर्मल है। लेकिन आपने पेशेंट से ना जब वो कहे शुगर के टेस्ट हुए हैं तो जरूर पूछा करें कि सारी रात भूखे रखने के बाद सुबह ग्लूकोज का डब्बा पिला के टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। उसको ओजीडीटी का तो पता नहीं, तो आपने उसको पूछना है कि आपको 8 घंटे या 9 घंटे के बाद कोई डब्बा पिला के टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बस हमें वही चाहिए होता है, बाकी तो हमें नहीं चाहेंगे ना, सेंसिटिविटी कम है। I want urine complete examination in which I want microscopy, pus cells, RBCs and RBC cast.
and biochemistry in which I want albumin, Everything glucose, normal. and Everything normal. hepatitis B surface antigens and anti-HCV. Normal. Normal. Negative. Blood pressure record So during अभी का तो 150 last 90 है. जब ये आई थी तब भी 150 100 था. और उसके बाद ओवरनाइट मॉनिटरिंग जो इसकी हुई है 4 आवरली, उस पे भी 150 90 से ऊपर नहीं गया. on aldomet 1 TDS 1 BD हाँ, मिथाइल टोपा ले रही है और 250 यूरिन मिलीग्राम. आपने albumin nil दी है ना? Okay, ठीक है. I want LFTs in which I want bilirubin, ALT and alkaline phosphatase and RFTs urea creatinine. नॉर्मल. Okay, I want uric acid. नहीं, uric acid मांग. हाँ, दे दें uric acid. नॉर्मल है. क्यों मांगना चाहती हैं यूरिक एसिड आप? For the prediction of preeclampsia, as my patient has PIH. ओके. और बस previous record दे दे मुझे इसका और ठीक है. ट्रीटमेंट टिकट दे दें. ठीक है. बस. डॉक्टर इरा, मैंने एनीमिया की हिस्ट्री लेनी थी कि हेमाटोनिक्स ले रही है नहीं ले रही, और वो ओजीटीटी की भी हिस्ट्री लेनी थी. इन्वेस्टिगेशन काफी मिस किए हैं. अच्छा, आई वांट, सॉरी अभी बताइए, आई वांट डेटिंग स्कैन विद डेट. ठीक है, कोरिलेट कर रहा है विद हर डेट्स. एनेमिक स्कैन, आई वांट एनेमिक. ओके, रिसेंट स्कैन और सीटीजी तो नहीं हुई होगी 25 वीक्स की. रिसेंट स्कैन चाहिए, फिटल की काउंट चार्टिंग चाहिए. अच्छा, रिसेंट स्कैन एग्जामिनर कम ही देते हैं, लेकिन चूंकि मैं दे रही हूँ आपको, तो ये 22 वीक्स इक्विवेलेंट है. एसी हेड सर्कमफेरेंस 25 वीक्स इक्विवेलेंट है. लाइकर 5 सेंटीमीटर है. प्लेसेंटा फंडो पोस्टीरियर है. और क्या देखना चाहती हैं आप? अलाइव, सिंगल अलाइव. पॉजिटिव, एफसी पॉजिटिव है. रीनल फंक्शन टेस्ट में क्रेडिनिन 280 माइक्रोमोल है. ठीक है. और मिलीग्राम पर में देखो तो ये 1.8 तक, एक लैब में 1.8 तक है. बाकी जो पीआईएच प्रोफाइल आपने मांगी थी वो नॉर्मल है इसकी. ठीक है. और प्लेटलेट, चूंकि प्लेटलेट कम हो तो फिर आपने फौरन कोएगुलेशन प्रोफाइल मांगनी होती है. डॉक्टर हीरा, डॉपलर हुआ है कोई इसका? 27 है वैसे, 28 के बाद होता है, लेकिन इसका हाँ, फिर लाइक कम है. डॉपलर अल्ट्रासाउंड अवेटेड है, अभी नहीं हुआ, टाइम लिया हुआ है. चलो, अब समराइज योर केस. पूरी प्रेजेंटेशन दो या सिर्फ केस समरी बताओ? केस समरी बताओ. 35 year, Grabda for para 0, abortion 3 with no live issue at 27 weeks, with mild pregnancy induced hypertension. Her blood pressure is within the range of 150/90 on aldomet 1 BD and with a suspicion. यहाँ बता दूं मैं APLS due to APLS, वो तो प्रोविनियल में बताऊंगी ना. And on examination her paler positive or symphysiofundal height is 22 weeks with reduced Leica and edema be positive. Okay. So, what is your first diagnosis? On the basis of history and examination, my provisional diagnosis is Grabda 4 para 0 with 3 miscarriage with no live issue at 27 weeks due to her recurrent miscarriages की cause is antiphospholipid syndrome. Okay. My second differential. Second differential, as her age is 35 years, at this age there is a increased chance of miscarriage due to chromosomal abnormalities.
और इसमें होता है 15% होता है शायद, 25% होता है चांस मिस कैरेजेस का, बट 35 से ज्यादा, 35 to 39। और तो सेकंड डिफरेंशियल एज है। नहीं, डिफरेंशियल तो नहीं बता रही मैं, वैसे ही बता रही हूँ रिकरेंट मिसकैरेजेस की काजेस में प्रोबेबली। इसको ब्लड प्रेशर भी है, रिड्यूस विटल मूवमेंट्स भी हैं। तो एक बच्चा, दो बच्चे इसके जो हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस है, एक सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस है। एक तो क्या डॉक्टर डायग्नोसिस है? APLS है, और दूसरा APLS जो है क्यों है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है? एक इसका दो जो है 10 वीक से कम पे उसके जो है मिसकैरेजेस हुए हैं, और दूसरा अब जो है इसको प्री एक्लेम्पशिया हो गया है। दो 10 वीक्स वाले तो क्राइटेरिया में तो आते ही नहीं है, 3 3 आने आते चाहिए हैं ना। जी। तो और 10 वीक्स के बाद कोई भी IUD, कोई भी लॉस, ये भी क्राइटेरिया। ठीक है, बट इसमें क्राइटेरिया APLS का कैसे बना रही हैं आप फर्स्ट DD में? फर्स्ट में मैं इसलिए बना रही हूँ कि शी गेव अ हिस्ट्री ऑफ कार्डिक एक्टिविटी पॉजिटिव, मिसकैरेज का जो पैटर्न है वो, और दूसरा ये कि जो सारे जो पहले जो दो हैं वो 2 मंथ पे, एक 2.5 मंथ पे है, एक 2 मंथ पे है, और दूसरा 2.5 मंथ पे है। एक इसका क्राइटेरिया कि 10 वीक्स के बाद किसी टाइम भी जो भी प्रेगनेंसी लॉस होगा वो भी इसकी क्राइटेरिया में है। और चले, एक तो वो पूरा हो गया आफ्टर 10 वीक वाला ना, ठीक है। और अब प्री एक्लेम्पशिया, अब तो प्रीक्लेम्शिया नहीं है इसको, प्रोटीन यूरिया नेगेटिव है इसका। तो फिर ये सस्पेक्ट, हाँ वही होगा, सस्पेक्ट करी, इट इज नॉट अ डायग्नोज्ड केस बट देयर इज अ सस्पिशन ऑफ एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, बट आई विल ठीक है, कंफर्म आफ्टर दिस प्रेगनेंसी। ठीक है। तो क्लिनिकल क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रांग होता है, या लैब क्राइटेरिया स्ट्रांग होता है? We want both, one clinical and one lab criteria. बट विच वन इज मोर सेंसिटिव? Clinical. ओके, तो इसमें 10 वीक्स के बाद एक मॉर्फोलॉजिकली बच्चा जो है वो IUD हुआ है, ठीक है, या मिसकैरेज हुआ है, और अभी इसको एक IUD आ रहा है ड्यू टू रेज ब्लड प्रेशर या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, कोई भी हम कह लें, तो वो सेकंड क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया क्लिनिकल पूरे हो गए हैं, दैट्स व्हाई यू आर सस्पेक्टिंग कि ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ठीक है। ठीक है। सेकंड DD मुझे बता दें क्या बनती है? Secondary hypertension है। देखो, ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस का केस है या नहीं, या प्रेगनेंसी विद एडवर्स आउटकम का केस है? Recurrent pregnancy losses का है, recurrent miscarriages का है। ओके, और BP भी ज्यादा है इसका। जी। सेकंड डिफरेंशियल क्या बनेगा? प्लेटलेट भी कम है, और अगर प्लेटलेट भी कम है और इसकी क्रेटिनिन भी ज्यादा है, तो ये APLS बनता कौन सा है? प्राइमरी APLS है या सेकेंडरी APLS है? Secondary सेकेंडरी APLS क्यों है? chronic kidney disease भी है कोई, chronic hypertension की। ठीक है, मतलब किसी भी ऑटोइम्यून के साथ आ जाएगा तो सेकेंडरी बन गया ना। जी। विदाउट ऑटोइम्यून आएगा तो अकाइड थ्रोम्बोफिलिया, और वो ये प्राइमरी होता। बट चूंकि इसके क्रेटिनिन ज्यादा है, तो आप क्या सोचती हैं सेकंड डिफरेंशियल क्या होना चाहिए? चलो, फर्स्ट में तो आपने फिट कर दिया कि ये सस्पेक्टेड है APLS और पॉसिबल सेकेंडरी हो सकता है, अगर आप पूरी डिजीज को इसमें ऐड करें तो स्पेक्ट्रम पूरा हो गया। बट सेकंड DD क्या होगा? ये SLE हो सकता है डॉक्टर हीरा, उसमें भी रेनल तो प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हाइपरटेंसिव है ना, हाँ ठीक है। लेकिन आपने इसमें पूछा प्रायर टू कंसेप्शन BP फाइंडिंग्स, पेशेंट तो बता रही है चेक हुआ था, ठीक है, बट अगर कोई क्रॉनिक हाइपरटेंशन है भी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली नॉर्मल ही होता है BP उसका भी, ड्यू टू नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रायर टू तो ये कंसेप्शन हेडेक या BP चेक हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुई,
वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और सेकंड डिफरेंशियल सीकेडी होगा, क्योंकि सीकेडी क्रेटिनिन भी ज्यादा है ना और बीपी भी ज्यादा है, अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर रही है, तो सेकंड डिफरेंशियल क्या होगा, ठीक है, हाइपरटेंशन ड्यू टू सीकेडी। थर्ड डिफरेंशियल आप कह सकती हैं कि ये प्रीक्लैम्सिया है, वो भी एटिपिकल विदाउट प्रोटीनूरिया, क्योंकि इसमें किडनी इन्वॉल्व हो गए हैं, बीपी भी ज्यादा है, आईयूजीआर भी है, ठीक है। यूजुअली तो आपको 5 डीडी तक आने चाहिए, जरूरी नहीं है कि 3 ही आए, और ओब्स में यूजुअली नहीं पूछते, बट ये जो केस है ये सम टाइम ये गायनी में भी आ जाता है ना, पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के साथ भी आ सकती है, तो डॉक्टर हीरा अब तो इसमें आईयूजीआर के प्री-इक्लेम्सिया साथ कह आई है। सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ प्री-इक्लेम्सिया अभी तो 27 वीक्स पे है, 28 वीक्स के बाद आगे क्या पता। नहीं, अब प्रीक्लैम्सिया तो 20 के बाद हम कह देते हैं ना। एक तो हमने बनाया है एपीएलएस की सस्पिशन है हिस्ट्री बेस, और एक हमने सीकेडी की वजह से सेकेंडरी थ्रोम्बोफिलिया एपीएलएस। नहीं, एक हमने बनाया सेकेंडरी एपीएलएस, दूसरा हमने बनाया सीकेडी विद हाइपरटेंशन, तीसरा हमने बनाया एटिपिकल प्रीक्लैम्सिया, क्योंकि पीआईएच में आईयूजीआर इतना सवेयर और किडनी फंक्शन खराब नहीं होते, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया तो आया नहीं है, फिर प्री-इक्लेम्सिया एटिपिकल एटिपिकल है ना, 30% में नहीं भी होता, सही है। ठीक है। हाउ यू विल मेक योर डॉक्टर सॉरी, डायग्नोसिस? क्रेटिनिन कितना था? क्या? सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन क्रेटिनिन 1.8 280 माइक्रोमोल था, और एक लैब थी जिसमें 1.8 मिलीग्राम था, और नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी में 1.1 तक है, बल्कि उससे भी कम नहीं होता नहीं, है। आपने कौन इस सा पेशेंट का कितना दिया था? जी जी, इसका 1.8 मिलीग्राम है या 280 माइक्रोमोल है, ओके ओके। ज्यादा था इसका, ठीक है। तो हाउ यू विल मेक योर डायग्नोसिस? एपीएलएस, क्योंकि क्लिनिकल 2 क्राइटेरिया पूरे हो गए, और लैब क्राइटेरिया आफ्टर डिलीवरी करवा लेंगे, ठीक है। और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के लिए अगर देखें तो दूसरा जो है वो एंडोक्राइन फैक्टर्स आता है, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओ या प्रोलैक्टिन, ये कोई भी चीज हो तो वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कर सकती है। बट इसमें चूंकि हाइपरटेंशन था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिक था, तो इसलिए सेकंड डीडी में हमने डाला था सीकेडी, थर्ड में हमने एटिपिकल प्रीक्लैम्सिया, फोर्थ में हम एंडोक्राइन फैक्टर्स डालेंगे, फिफ्थ में हम ल्यूटल फेज डिफेक्ट्स पार्ट ऑफ एंडोक्राइन फैक्टर ही आता है, ठीक है। और फोर्थ में यूट्राइन एनोमलीज, इनकम्पिटेंट सर्विक्स इन्फेक्शन, और लास्ट में क्रोमोसोमल फैक्टर्स आ गए, एज भी है, कजन मैरिज भी है। अब मुझे बताओ टॉर्च कैसे फिट करोगे? डॉक्टर हीरा मैंने जो पढ़ा था टॉर्च रिकरेंट नहीं करता, वो सिर्फ एक आध करेगा। एक दफा टोक्सोप्लाज्मोसिस हो गया पहली प्रेगनेंसी में, दूसरी प्रेगनेंसी में उसको रुबेला हो गया, तीसरी में उसको सिफिलिस हो गया। हो नहीं सकता। या वो कर सकते हैं जो सिफिलिस है, सिफिलिस आईयूडी तो करता है, मिसकैरेजेस करता है। मिसकैरेज भी कर सकते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। देखो टॉर्च का स्पेक्ट्रम कैन रिकर हो सकता है, सिफिलिस भी सेकंड टाइम हो सकता है, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देता। रुबेला जो है वो लाइफ लाइन देता है, एक दफा हो गया दोबारा नहीं होगा। वेरिसिला एक दफा हो गया दोबारा नहीं होगा, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मोसिस एक दफा हो गया दोबारा नहीं होगा, साइटोमेगालोवायरस एक दफा हो गया दोबारा नहीं होगा, बहुत सेकेंडरी सिफिलिस, सेकेंडरी साइटोमेगालोवायरस और सेकेंडरी टोक्सोप्लाज्मोसिस जो भी हो, बट एनोमलीज नहीं कराते ज्यादा, लेकिन सिफिलिस करा सकता है। पूरे टॉर्च के साथ नहीं आप ऐसा कह सकते कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस नहीं कराता, ठीक है। इसमें 2 सिफिलिस ऐसा है कि करा सकता है, ठीक है। वैसे ये मैंने ऐड कर दिया इसको मैंने, तो हम ये हमारे डायग्नोसिस हो गए। तो आपकी ना हिस्ट्री पे जो मेरा फीडबैक हो सकता है पॉसिबल, वो यही है कि टाइम बहुत ज्यादा लिया है ना हीरा, और यू वर बेसिकली फोकस्ड एट एपीएलएस, हालांकि ये सिंपल एक पीआईएच का केस था। जब आपको इन्वेस्टिगेशन मिल गई किडनी प्लेटलेट कम थी, तो फौरन ही प्लेटलेट कम होना, प्रीक्लैम्सिया की तरफ चले जाते, ठीक है। कोएगुलेशन प्रोफाइल तो लाजिम थी, फौरन वही मांगते, ठीक है। और पेशेंट से आपने हाइपरटेंशन के काजेज ही नहीं पूछे, वो भी भूल गए, रेडियस फिटल मूवमेंट्स के पूरे टेम्पलेट आप भूल गए, यू वर ओनली फोकस्ड फॉर एपीएलएस ना। तो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं करना। जिसका आपको कोई जो कन्वीनियर भी बता दे ना कि ये केस इस चीज का प्रोलैप्स का,
तो वो आपका दुश्मन ही होता है, क्योंकि यू आर ओनली फोकस्ड एट प्रोलैप्स, और जब एग्जामिन करोगे तो पोलिप निकलेगा अंदर से। ओपन माइंड होके आपने पेशेंट को अप्रोच करना है हमेशा। और अब जब प्रैक्टिस भी करो ना वार्ड में जाके, जो पेशेंट की फाइल है ना, प्लीज उसको छुपा दो, उसको ना देखो, विदाउट फाइल पेशेंट पूरा मैनेज करो, ठीक है। एग्जाम में कुछ बता देते हैं, वैसे अच्छी बात है, मोस्टली नहीं बताते, बताना भी नहीं चाहिए। तो आपने जो मतलब आप जब आप फॉर्मेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी चीजें मिस्टेक्स हुई हैं, वो खुद ही निकालते रहिएगा। बट मुझे लगता है कि हाइपरटेंशन पे या ओपनिंग सेंटेंस रिड्यूस पेडल मूवमेंट्स ही होना चाहिए था, ठीक है। जब वो कंसर्न है मूवमेंट्स के लिए तो आप पहले मूवमेंट्स के बारे में डिटेल पूछते, स्ट्रेट फॉरवर्ड एपीएलएस पे नहीं आना था, ठीक है। तो बायोडाटा कैसे बोलना है वो मैं बता दूंगी। चीफ कंप्लेंट इसकी रिड्यूस पेटल मूवमेंट्स और बीपी ज्यादा है, जो यहाँ आके हुआ है, उससे पहले नहीं था या उसको पता ही नहीं था। HOPI जो होती है बैड ओब्स के केस की, एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम की। अब इसका नया नाम एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम है, बैड ओब्स हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इसका जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले चीफ कंप्लेंट बताएं, जैसे बीपी ज्यादा था या रिड्यूस पेटल मूवमेंट्स, ये आपने इन्हीं को एड्रेस करना है। उसके बाद इसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी शुरू हो जाए, 1 2 3 4 जितनी भी हैं। फिर प्री कंसेप्शनल पीरियड से शुरू हो जाएं कि प्रायर टू कंसेप्शन शी वाज नॉट हैविंग एनी सिम्टम ऑफ रेज ब्लड प्रेशर, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, पोलियूरिया, फेजिया, डिप्सिया, जो भी आप कहना चाहें, कोई स्ट्रोक या डीवीटी नहीं था कभी भी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर डिटेल्स बता दें, सेकंड ट्राइमेस्टर डिटेल्स बता दें, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये जो है इसका फॉर्मेट हो सकता है। आपने बोलना कैसे है, ये क्रैश कोर्स वालों के लिए सुन ले जरा। मिसेस ताहिरा आयशा ताहिर, 35 year of her age, resident of Lahore, educated up to 8th standard, housewife, married for 7 years या 8 years. She's grabbed a 4 para, 0, 3 abortions या miscarriages, no alive issue. It is her first consanguineous marriage. Her husband 40 year of his age and office worker by profession. Her blood group is O positive. Her menstrual cycle is regular 7/28. क्योंकि आप PDD निकालते हो नेगलीज रूल से, तो यही ऐड कर दिया करो कि साइकिल की लेंथ क्या है, ठीक है। LMP her 10th August and making her expected date of delivery 17th May and duration of pregnancy 27. Presented in labor room with complaint of reduced fetal movements in Jinnah Hospital Lahore on 7th Feb 2020. आपने डेट भी नहीं पूछी इससे कब आई थी, कितने दिन से आई हुई है, खुद ही बता रही थी, आपने नहीं पूछी थी। प्रेजेंटिंग कंप्लेन DOP 27 वीक्स बनती है, रिड्यूस fetal movements 2 days से है, ठीक है। और फिर आप HOPI बता दें। HOPI में आपने रिड्यूस fetal movements से ही शुरू करना है, इसको नहीं भूलना। फिर प्रीवियस प्रेगनेंसी डिटेल्स बता दी, फिर आपने प्री कंसेप्शनल ड्यूरेशन में जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी वो बता दी। रिड्यूस fetal movements के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि patient presented with reduced fetal movements 2 days earlier. She was feeling 20-30 fetal movements, but now she is perceiving only 5-10 movements in a day while doing household activities. Acute cause are abruption, prom and labor. ये DDs आपने नहीं पूछी, ठीक है। Her complaint for reduced fetal movements is first in episode. अब आपने ये भी नहीं पूछा, पहली दफा भी ये बार बार होती है। Not preceded by any trauma, vaginal bleeding or discharge, and neither associated with any pain in abdomen. कोई abruption भी हो सकता है, और एनी IM इंजेक्शन, स्टेरॉइड के बाद भी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, ठीक है। क्रॉनिक काजेज में वही आप पूछते हो, वही दैट कैटो जो मैंने बताया था आप लोगों को, निमोनिक है ये, D से डायबिटीज, H से हाइपरटेंशन, A से APLS, T से थायराइड, C से कार्डियक, अगेन A से एनीमिया, T से TB और U से यूट्राइन एनोमलीज, वो सारी डॉक्टर पूछ हेरा, लें। एक बात, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जो मैंने APLS का लगाया था वो क्रॉनिक में फिट आ नहीं जाता सारा कुछ, तो फिर मैं बार आ बार जाएगा, मतलब ज्यादा APLS पे ही घूम रहा था ना केस, नहीं, ज्यादा मैंने तो टाइम इसलिए ले गया नहीं पूछा, APLS। क्रॉनिक हाइपरटेंशन के मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पूछा कि वो ऑलमोस्ट तकरीबन उस जैसे ही थे, क्रॉनिक कार्डियक डिजीज और वो जो CLD, वो पूछ लिए थे, मैक्सिमम पूछ लिए थे आपने, और बस मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हुआ है, लेबर, टाइम ट्रॉमा ज्यादा और हुआ है लेबर मेरे का मुझसे। पूछा था, अब्रप्शन का नहीं पूछा था, और ये वाला नहीं पूछा था मैंने, ट्रॉमा और वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम ज्यादा हुआ था, वरना तो कंपोनेंट्स अप्रोक्सीमेटली 80-90% आपने ऐड कर दिए थे। नेक्स्ट टाइम से फिर आप पूरी हिस्ट्री सुनाया करोगे, ठीक है।
अच्छा, शी सेज हर टम्मी इज ग्रोइंग एज पर हर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हाल इसका नहीं हो रहा, ये टेम्पलेट है जस्ट। She is saying कि her tummy is not growing as per her duration of pregnancy. She gives no history of increased thirst, appetite, urination, no family history of diabetes, hypertension, cardiac disease, asthma, abnormal fetus, fetal anomalies, blood transfusion. 20-week anomaly scan was normal. During hospital stay, her fetal heart rate checked multiple times. Fetal kick count chart given to record fetal movements in 2 hours. Fetal heart rate trace taken. All told satisfactory. अब इसमें आप फिट कर दें कि she does not know about anything. However, multiple time fetal heart rate and traces have been taken. ठीक है, तो बाकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो आइडियल टेम्पलेट है वो यही होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, अनप्लान्ड बट वांटेड प्रेगनेंसी है, यूपीटी से पॉजिटिव हुई थी और क्लिनिक पे चली गई थी, और फिर उसके बाद फोलिक एसिड भी ले लिया, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, रीश्योरिंग थी, रेटिंग स्कैन भी हो गया, उस पर बता दिया था कि 2 मंथ की प्रेगनेंसी है, आईडीडी बता दी थी, और शी गिव्स नो हिस्ट्री ऑफ एनी सब्सटेंस अब्यूज, स्मोकिंग, अल्कोहल, रेडिएशन एंड एक्ने ट्रीटमेंट, क्योंकि आईयूजीआर भी तो है ना, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आई है ना अभी, तो क्विकनिंग कब से फील हुई थी? 2 डेज बिफोर सब कुछ ठीक था, कोई हिस्ट्री नहीं है एटेंडल विजिट्स की, हेमाटोनेमिक इनटेक की, एनॉमली स्कैन ठीक है, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, इजी फटीगनेस, हेडेक, पोलीयूरिया, फेजिया। देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर में चाहे पेशेंट आई एपीएलएस या आईयूजीआर या बीपी के साथ है, बट एनीमिया, डायबिटीज, ये आपने हर पेशेंट से पूछना होता है पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, सादिया अली बलोच पूछ रही है, डॉक्टर हिरा जो पेशेंट वाइवा के टाइम अपसेट हो उसको रिलैक्स कर सकते हैं कि आप परेशान ना हो, आपका इलाज हो रहा है, आप साफ सेफ हैंड्स में? हाँ बिल्कुल करें, आप जब भी ओपनिंग सेंटेंस हो। तो ये मेरे ना बेसिक केसेस हैं, मैंने बताया हुआ है कि हिस्ट्री कैसे लेनी है, पेशेंट से इनकाउंटर कैसे करना है, एक ढीठ पेशेंट से कैसे उगलवाना है और कैसे दोस्ती करनी है, ये सारे मैंने ना इन पे मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आपको लाइब्रेरी में ये मिल जाएंगे, नो वरीज, ठीक है। लेकिन देखो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोल दें कि मैं डॉक्टर हेरा हूँ, पिछले 8 साल से मैं गायनी में काम कर रही हूँ, आपके केस पे मेरा इम्तिहान है, इससे अब जो है आपके इलाज में भी मुझे काफ़ी मदद मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, ये सीनियर डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, तो अगर आप तामुन करती हैं तो इसमें मेरा भी पेपर है और आपके जो बीमारी है उसके मुतालिक भी नई बातें मिल सकती हैं, हम बेहतर तरीके से आपका इलाज कर सकते हैं। तो वो गोफ नहीं है, उसे पता है पेपर हो रहा है, तो उसके साथ सही बात करेंगे तो वो आपको सिंपैथी मार्क्स देके सच बता देगी और कोऑपरेट भी कर लेगी। ठीक हो गया, ये सेकंड ट्राइमेस्टर की डीडी टेम्पलेट हो गई। ओके, ये टेम्पलेट स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे आपको ना लाइब्रेरी में। अच्छा, हाइपरटेंशन के टेम्पलेट देख लो। माय पेशेंट डायग्नोज्ड एज क्रॉनिक हाइपरटेंशन, अगर ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन होती तब, अभी ये नहीं है, इसको मॉडिफाई कर लो, ठीक है। मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो कि शी इज नॉट हिस्ट्री इज नॉट सजेस्टिव ऑफ हार्ट डिजीज, thyroid disorder, renal problem, autoimmune disease, episodic severe hypertension with sweating and palpitation जो pheochromocytoma में होता है। Since her diagnosis, she is taking antihypertensive, ठीक है। Since her admission, she is taking antihypertensive with poor compliance या with ये ऐड कर दें with occasional follow up, ये ऐड ना करें। However, no eye cardiac renal complication, no history of paralysis। अब आपको तो नहीं पता ना ये पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन है या इसको पीआईएच है, तो आप ये पूछोगे ना कि कोई आई कार्डिक रीनल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कभी स्ट्रोक तो नहीं हुआ, ठीक है। इन करंट प्रेगनेंसी फंडल हाइट इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब जो आईयूजीआर की टेम्पलेट थी वो यहाँ लगा दें। अब जब रेज ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है? एक्लेम्शिया, प्रीक्लेम्शिया, ठीक है, तो उसके फीचर्स बता दें, कोई एब्रप्शन भी हो सकती है तो वो बता दें। हेल्प के लिए क्या पूछ सकते हैं? एपिगेस्ट्रिक पेन, पेटिकियाई, हेडेक, सडन एंड एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ लिम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्मोनरी एडिमा के लिए फिट्स, रिड्यूस बेबी ग्रोथ है तो वो भी ऐड कर दी और फिर आपने उसकी टेम्पलेट लगा दी। आईयूजीआर के टेम्पलेट के लिए आप पूछते हैं कि माय पेशेंट रिपोर्टेड दैट हर टम्मी इज नॉट ग्रोइंग एज पर हर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शी फर्स्ट नोटिस दैट डिफरेंस इन हर 7th मंथ, ठीक है। इसने फर्स्ट नोटिस कब किया था ये भी आप पूछ सकती हैं, जब वो कह रही थी मेरा पेट नहीं बढ़ रहा, तो उसे पूछे शुरू से ही ऐसा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है या एकदम से ग्रोथ बंद हो गई है, ठीक है। तो अगर अब ये आई थी आई थिंक 20 वीक्स के 4th-5th मंथ होगा, तो तब से इसने डिफरेंस नोट किया है, ठीक है। फिर डीडी की जो रूल आउट करनी है वो यही है कि हाइपरटेंसिव तो नहीं है, ठीक है, साइकिल इरेगुलर तो नहीं है, इसके रेगुलर थे, मिस्टेकन डेट्स भी चली गई,
क्लियरली रिमेम्बर्ड हर LMP, कोई डिस्चार्ज नहीं है, आपने पूछा है जैसे हिरा ने, ठीक है, हिरा ने IUGR के काजेस एक्सक्लूड किए हैं सारे के सारे। तो फिर इसने लीकिंग भी पूछी है, ब्रूशन भी पूछी है, इसने डायबिटीज हाइपरटेंशन पे भी पूछा है, काफी थायराइड का भी पूछा है, एनीमिया का भी पूछा है इसने, ठीक है। कोई ड्रग अब्यूज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ या नहीं हुआ, शायद ये इन्होंने मिस किया है। टॉर्च का इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो यही लेडीज होती हैं IUGR की। कॉम्प्लिकेशन IUGR में क्या होती है, रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स होती है ना, इसमें तो है, फिर वो भी पूछ लें, वो भी हमें पहले बता चुकी हूँ। फिर ट्रीटमेंट से मतलब पूछ लें कि नॉर्मली स्कैन हुआ, ठीक है, ठीक है, और स्टीरॉइड लगा नहीं लगा, और क्या पूछ सकते हैं, पिछली ओब्स की हिस्ट्री में बात कर सकते हैं। अगर इसके तो कोई टर्म प्रेगनेंसी गई नहीं ना, अगर टर्म प्रेगनेंसी जाती तो आप पूछते कि वो इंट्रापार्टम डेथ थी, इंट्रायूट्राइन डेथ थी, ठीक है, या अर्ली न्यूटल डेथ थी, लाइकर कम था ज्यादा था, ब्लड स्टेन था या मिकोनियम स्टेन था, कार्ड अराउंड नेक तो नहीं थी, बच्चा छोटा तो नहीं था, बच्चा बहुत मोटा तो नहीं था, दिखने में ठीक था, पीडियाट्रिशियन किसी बच्चों के डॉक्टर ने चेक किया था नहीं किया था, ठीक है, इमरजेंसी कोई सेक्शन हुआ था या प्लान्ड हुआ था, गोली रखी थी, हमल हुआ था, टाइम पे हुआ था, वक्त पे दर्दें लगी थी, मतलब वो सारी डिटेल्स फिर आपने जरूर ऐड करनी है, वो फिर मैं आपको बता दूंगी उसकी निमोनिक्स और टेम्पलेट्स। व्हाट इज नॉर्मल फेटल मूवमेंट्स, वो आपको पता ही है कि 10 मूवमेंट्स 12 घंटे में हो अगर वो काम कर रही है, बट अगर वो फोकस्ड है तो फिर 2 घंटे में होनी चाहिए। ये वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। सो कोई ब्रेक लेनी है? नहीं। कोई नहीं लेनी? अच्छा चलिए फिर हम कर लेते हैं इसको एंड। पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस केस में, क्या थे हिरा आपके केस में रिस्क फैक्टर्स क्या थे? मेरे केस में रिस्क फैक्टर्स, पेशेंट की सबसे पहले एज है 35 ईयर, 3 मिसकैरेजेस, नो लाइफ इशू, और हस्बैंड एज 40 ईयर, ये भी होगा रिस्क फैक्टर। एंड बिल्कुल। या ये हाइपरटेंशन, प्लेटलेट्स जो हैं उसके कम है, ये भी रिस्क फैक्टर है। मैंने इसको रूल आउट नहीं किया, पीटी मांगना चाहिए था मुझे, जो मैंने नहीं मांगा। और उसका किडनी का डिसऑर्डर लगता है, क्रेटिनिन रेस्ट 1.8, और कजन मैरिज, फिटल मूवमेंट्स, और फंडल हाइट 22 वीक्स है, SGA बेबी। अभी मैं IUGR नहीं कहूंगी क्योंकि अभी मुझे स्कैन नहीं मिला, तो स्कैन तो दे दिया ना आपको, 22 की इसका जो है AC है, और HC इसका 25 का है। डॉक्टर हिरा इस पे IUGR कहेंगे 2 वीक्स अपार्ट, 2 to 3 वीक्स अपार्ट मुझे स्कैन चाहिए था, उसमें AC की वो मैंने IUGR की डेफिनेशन क्या है? when AC is less than 11 mm, टू स्कैन पे हों जो कि 2 to 3 वीक्स अपार्ट हुए हुए हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे कि IUGR है। देखो डायग्नोसिस, हाँ ठीक है, मतलब अगर एस्टिमेटेड फिटल वेट लेस देन 10th परसेंटाइल है, जो कि इसका है, आप बोल रहे हो 500 है इसका ग्राम वेट, तो ये है IUGR। SG कह देंगे ना, IUGR तो फिर हम वो नहीं ग्रोथ करते स्कैन, दो। ठीक है, यू आर राइट, आप तो बहुत डीप जा रहे हो भाई। फिर इसलिए मैंने उसको SG कहा है। और कंसर्न वेनस मैरिज भी है, कजन मैरिज है इनकी, डॉक्टर और लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस भी एंड में कह दूंगी। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो स्कैन आपने दिया था उसमें हेड सर्कमफ्रेंस आपने ज्यादा दी है, तो सिमेट्रिकल IUGR की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, और कंपेयर्ड टू AC जो है वो हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, तो हम एसिमेट्रिकल IUGR इसको लेबल करेंगे। हाँ एसिमेट्रिकल IUGR है ना, क्योंकि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं सारे, टाइप 2 IUGR है, क्रोमोसोमल या इन्फेक्शन में होता है ना टाइप 1, या लॉन्ग स्टैंडिंग इनसफिशिएंसी होता है, जाके सिमेट्रिकल होता है, तो ये सिमेट्रिकल है, यू आर वेरी राइट। और लाइकर कम है, ये सपोर्ट तो करेंगे IUGR को, लेकिन डायग्नोसिस 2 to 3 वीक्स अपार्ट AC पे होगा, फिर डायग्नोस करूंगी। देखो
अगर आपको लेस देन 10 परसेंटाइल मिल जाए वेट ना, उस पे भी आप एसजीआई आईयूजीआर बोल सकते हो। बट बेसिकली आईयूजीआर तब हम कहते हैं जब हमारे पास डोपलर भी आ जाए, वो भी खराब हो, डोपलर इसका नहीं आया, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन यू आर गोइंग गुड। या फिर सेम जेस्टेशनल एज पे मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन आ जाए ना, मतलब जेस्टेशनल एज, तो ये हो गया। एसडीए यूजुअली पेडियाट्रिशियन यूज करते हैं, आईयूजीआर ऑब्स्टेट्रिशियन यूज करते हैं, ये टर्म सिनोनिमस ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर डीप जाएं तो हर एसजीए आईयूजीआर नहीं होता, हर आईयूजीआर एसजीए नहीं होता। ठीक हो गया। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर आपके केस में क्या थे? आपने बोला कि किडनी प्रॉब्लम है, आईयूजीआर है, मूवमेंट्स कम है, बीपी ज्यादा है, कोई लाइव इशू नहीं है, और क्लिनिकल क्राइटेरिया में 2 पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं एपीएलएस के, सस्पेक्टेड एपीएलएस है और सस्पेक्टेड सेकेंडरी एपीएलएस है, ठीक है। तो हमने भी बायोडाटा से जो रिस्क फैक्टर्स ढूंढने होते हैं वो एज देखनी होती है, आपने बोला एज भी ज्यादा है इसकी, ठीक है, बीएमआई भी 26 है, थोड़ा ज्यादा है, कजन मैरिज है, ये नॉर्मलीज है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपने पहले बायोडाटा के रिस्क फैक्टर्स बता दें, फिर एचयूपीआई में जो भी रिस्क फैक्टर मिलता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई सब्सटेंस अब्यूज, रेडिएशन या टॉर्च, कोई पॉइंट्स होते, होप्स हिस्ट्री में कोई डीएनसी हुई है, डीएनसी होना भी एक प्रॉब्लम है, डीएनसी के बाद भी प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स आईयूजीआर हो सकता है। फिर वो सिप्लो का निमोनिक लगा लें, कलर कराए, ये निमोनिक आपको बाद में मिल जाएगा, परेशान ना हो। गायनी में अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मिस्टेकन डेट्स हो सकती हैं, पीसीओ एंडोक्राइन फैक्टर बन जाता है जो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस करा सकता है, पहले से कोई ग्लेक्टोरिया हो, प्रेगनेंसी में तो ग्लेक्टोरिया नॉर्मल हो सकता है, बट पहले से हो तो अगेन पीसीओ और प्रोलैक्टिन प्रॉब्लम, जो कि एंडोक्राइन फैक्टर सेकंड डीडी होती है एपीएल, उससे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की। पर्सनल हिस्ट्री में डायबिटीज, थायराइड, डीवीटी, स्ट्रोक, एचटीएन, स्मोकिंग, ये आप पूछ सकते हैं। तो ये पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स किसी भी आईयूजीआर के, हाइपरटेंशन के, एपीएलएस के हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक टू एपीएलएस, अगर पेशेंट एंटीकोएगुलेंट ले रहा है, आपने पूछा इससे, ये अभी ये आई है, ये मिसमैनेज हुई है ना पेशेंट ने, इसको किसी ने टाइमली स्टार्ट नहीं कराई, मैं आपसे आगे जाके पूछती हूँ कैसे आप इसको मैनेज करेंगी। बट इन्वेस्टिगेशन में अगर पेशेंट एंटीकोएगुलेशन, कोई एंटीकोएगुलेंट ले रहा है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या अनफ्रैक्शनेटेड, तब भी आपको एग्लूशन प्रोफाइल मांगेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के प्लेटलेट नॉर्मल थे या नहीं थे। प्लेटलेट नॉर्मल है तब तो मांगनी है ना, वो तो इसकी इंडिपेंडेंट इंडिकेशन है। बट अगर पेशेंट किसी भी ब्लड थिनर पे है, स्पेसिफिकली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या अनफ्रैक्शनेटेड, तो यू कैन आस्क होल कोएगुलेशन प्रोफाइल। रिनल फंक्शन टेस्ट, अब देखो ये पेशेंट, इसको कितने फ्रिक्वेंटली मांगोगे, कितने फ्रिक्वेंटली रिनल फंक्शन टेस्ट चाहिए आपको? ट्वाइस वीकली कर लेंगे, खराब जो है। ठीक है, सही है, गुड। रिनल फंक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट कितने फ्रिक्वेंटली चाहिए, पीएच में या प्रीक्लेम्शिया में? वैसे तो डॉक्टर हीरा माइल्ड पीआईएच में हम वीकली कराते हैं, इसमें फिर एलएफटीज वीकली करा लेंगे, आरएफटीज ट्वाइस वीकली करा लेंगे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। जब खराब आ जाए तो आप इंडिविजुअलाइज कर लेंगे, जब तक नॉर्मल है तब तक आप बाय गाइडलाइन फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट सम टाइम होता है ना कि अफोर्डिंग नहीं होता लो मॉलिक्यूलर हेपरिन पे, और हमने अगर एपीएलएस को डायग्नोज किया है, सस्पेक्टेड भी है, बट उस प्रेगनेंसी में तो उसको कुछ ना कुछ देना है, वो बजाय इसके कि वो भी बेचारी की जो है आईयूडी हो जाए, तो आप अनफ्रैक्शनेटेड भी देते हो, आप देखते हो ओपीडीज में या पेरिफेरी पे लोग दे रहे होते हैं और वो बुरा नहीं कर रहे होते, एटलीस्ट कुछ तो दे रहे हैं ना, तो तब भी आप प्लेटलेट मांगते हो, ठीक है, क्योंकि अनफ्रैक्शनेटेड में ओस्टियो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ज्यादा होता है। अगर इसका वेट बहुत ज्यादा होता या हाई डोज में ये ले रही होती लो मॉलिक्यूलर हेपरिन, या अगर ये ले रही होती है उसके किडनी फंक्शन टेस्ट खराब है, तब आप इसमें एंटीटेनिक फैक्टर भी मांग सकते हो, बट वो अवेलेबल नहीं होता तो फिर पीटीएपीटी मांगते हो इन केस ऑफ लो मॉलिक्यूलर हेपरिन, ठीक है। सारे स्कैन मांगे, डेटिंग एनोमली, ग्रोथ स्कैन, रीसेंट स्कैन, जो भी अवेलेबल है, क्योंकि ये तो पेशेंट मींस इसका बायोमेट्री सारी लेस आ रही है, तो फिर आप इसका डोपलर भी मांगेंगे, और डोपलर आप 20 वीक के बाद भी जो है, अगर आईयूजीआर आ रहा है स्पेसिफिकली 24 के बाद, तब भी आप अम्लाइकल मांगेंगे, ना कि यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। फिर एक मिनट,
ओके बच्चों, थोड़ी सी ब्रेक ले लो, मेरा गला खुश्क हो गया बिल्कुल। थोड़ा स्लाइड्स में दिखा दूं, नहीं रहती हैं, भागना नहीं है। ठीक है। हेलो। ये आई एम सॉरी, मैं हिरा प्रेजेंट कर रही है ना? हम्म। हाँ जी। अच्छा, वो हिरा मैं बीच में चली गई थी खाना रखने के लिए, तो वो क्या डिसाइड हुआ? डॉपलर का डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग कि 2 स्कैन पर ही हम डायग्नोस करेंगे आईयूजीआर। अगर इवन दो जैसे ये स्कैन हमें मिला है जिसमें सिमेट्रिकल आईयूजीआर आ रहा है, तो हम इसको लेबल करेंगे कि ये सिमेट्रिकल या हाईली सजेस्टिव ऑफ करके बोलेंगे? सारी क्यूरीज जो है ना मैं बताती हूँ आके। अच्छा, मैं आपसे मैंने कहा आप कर चुकी हैं इसलिए मैंने अभी आपसे हम पूछा ब्रेक के नहीं चक्करों में हैं। आप अब पूरी ब्रेक 10 मिनट की ब्रेक है। अच्छा, बात सुनना मना है। मैं बस रिकॉर्डिंग पास कर रही हूँ, आपने आपस में गप्पे लगानी है, आते रहो, ठीक है? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही थी। नहीं करने लग- तो इसमें जो पैटर्न है मिसकैरेज का, इसी पेशेंट का जो भी डिस्कस किया है, वो रिलेट करता है एपीएलएस के साथ। एक में एफसीए पॉजिटिव आया, एक में नहीं आया। ओके, अनम्यूट कर दो। डॉक्टर हीरा, वैसे इसके क्लिनिकल क्राइटेरिया में यही है ना? किसके क्लिनिकल क्राइटेरिया में? अभी डॉक्टर हीरा ने कहा था हेलो। कि जी हेलो। हीरा। हाँ जी। डॉक्टर हीरा, वो जो एपीएलएस में मिसकैरेज होता है उसमें यही होता है ना कि प्लेसेंटल लेवल पे थ्रोम्बोसिस हो रही होती है, यानी कि इम्प्लांटेशन के बाद मिसकैरेज होता है, तो मोस्टली कार्डियक एक्टिविटी आके फिर मिसकैरेज होता है, तो इसलिए मैंने कहा था। ठीक है, यू आर राइट, लेकिन ना ये जरूरी नहीं है। एफसीएफ अगर पॉजिटिव ना भी हो आए ना, तब भी इम्प्लांटेशन इश्यूज तो होते हैं ना। प्रोफो एक्टोडर्म की जो डिफरेंशिएशन है वो ही नहीं उन्हें देता एपीएलएस ईवीआईएस की एंटीबॉडीज। तो ये जरूरी नहीं है कि एफसीए पॉजिटिव हो बाद में मिस हो, सम टाइम आता भी नहीं है। इसीलिए तो हम कुछ ट्रायल्स ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि लोपरिन आप तब से लेना शुरू कर दो अगर आप ट्राई भी कर रहे हो ना प्री कंसेप्शनल ड्यूरेशन में ही ना, या जैसे साइकिल मिस हो, ताकि ये इम्प्लांटेशन वाले इश्यूज खराब सेटल्ड हो जाए। क्योंकि लोपरिन का जो रोल है वो तो डॉक्यूमेंटेड है, हेपरिन का अभी इतना डॉक्यूमेंटेड या वेल एस्टेब्लिश नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर किसी भी हीरा, तरीके से करा। ड्यूअर्स ने लिखा है किसी का रोल नहीं है, नो एविडेंस ऑफ एवरीथिंग। नहीं, लोपरिन का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और अलोंग विद लो मॉलिक्यूलर बट हेपरिन जो लाइव बर्थ रेट है वो काफी इंप्रूव कर गया। अगर नहीं लेकिन करते तो ओनली गाइडलाइन में 10% तो है। है, गाइडलाइन में तो लिखा गाइडलाइन है देखिए, 54%। हाँ तो दोनों गाइडलाइन को से। ही बात करें, गाइडलाइन की बात करें, एग्जाम में डिवोर्स की ईबीएम की बात ही नहीं करनी। Dr. Hera, I have one question. हम्म। कि अगर हमारे पास वो अल्ट्रासाउंड स्कैन पे बीपीडी और एफएल जो है वो करस्पॉन्ड टू द डेट्स जो हमारी निकल रही हैं उससे ही आ रही है, लेकिन एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जो है हमारा या कम या ज्यादा आ रहा है, तो हम एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस को लें रेफरेंस और उससे अपनी जेस्टेशनल एज निकालें, या उसी बायोमेट्री जो बीपीडी एफएल है उसी हिसाब से चलें, स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर? थर्ड ट्राइमेस्टर में तो रिलायबल ही नहीं है ना एसी और नहीं, अगर हमारा डिफरेंस आ रहा है बिटवीन बीपीडी एंड एफएल एंड एसी, बीपीडी और एफएल सेम आ रही हैं, मतलब एक ही जेस्टेशन बता रही हैं, और एसी हमारा डिफरेंट जेस्टेशन बता रहा है, तो हम इन दोनों में से क्या प्रेफरेंस दें, एसी को दें या बीपीडी एफएल वालों को दें टू मेक आवर जेस्टेशनल एज? एसी को नहीं ले सकते ना, क्योंकि एसी लाइक बच्चा होगा 38 का बाय डेट्स और एसी 32 का होगा। एसी सबसे पहले खराब होता है ना, लिवर स्टोरेज सबसे पहले खराब होती है। आप माइनस कहोगे हो जाएंगे। 32 का है, आप कहोगे 32 का है, हालांकि एचसी और फीमर लेंथ कह रहे हैं 38 का है। तो आपने डेटिंग के लिए नहीं यूज करना एसी। एसी हम यूज करते हैं आईयूजीआर नहीं के लिए या मैक्रोटोमी के लिए पर जी, डेटिंग। ग्रोथ के लिए ग्रोथ। नहीं, डेटिंग की बात की आपने, अगर डेटिंग के लिए कोई पैरामीटर नहीं, है तो वो मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर
थर्ड ट्राइमेस्टर या एट एनी मैंने ट्राइमेस्टर? थर्ड ट्राइमेस्टर की बात की है क्योंकि मेरा जो फेल केस था जी सही। तो अगर हमारा बीपीडी और एफएल जैसा मेरा केस था उसमें वो दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू जो उसकी डेट्स निकल रही थी ना एलएम के हिसाब से, तो वही आ रही थी बीपीडी और एफएल। लेकिन जो एसी एग्जामिनर ने मुझे दिया था दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू 33 वीक्स, मतलब वो सॉरी हाँ ज्यादा आ रहा था, वो 35 वीक्स पे आ रहा था। उन्होंने मुझे एसी दिया था 30, जिस पे मैंने प्लस करके 5 करके वो 35 उसकी जेस्टेशनल एज निकल रही थी, लेकिन बीपीडी और एफएल के हिसाब से वो 32 निकल रही थी। और एस्टिमेटेड फीटल वेट भी उन्होंने मुझे 1.4 दिया था। तो मैं मतलब कैसे उस पे कमेंट करती, दे आस्क्ड मी टू कमेंट ऑन इट, तो मैं अपनी जेस्टेशनल एज किस हिसाब से बनाती, एसी को कंसीडर करती या बीपीडी और एफएल के हिसाब से बताती? बीपीडी एफएल के हिसाब से। मेरी ओपिनियन यही है, और इसकी लॉजिक ये है कि जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है वो मैक्रोसोमिया में ज्यादा होगा और आईयूजीआर में मतलब कम होगा। एक रेटिंग में हेल्प नहीं कर हाँ सकता, जेस्टेशनल हाँ, तो एज में हेल्प करेगा फीमर लेंथ, अगर आप कहें तो। फीमर लेंथ, और देन तो एचसी ऐसा या हो किसी में ऐसा हो सकता है अगर मेरा एसी के हिसाब से 35 आ रही है, एफएल के हिसाब से मेरा 32 आ रहा है और मेरा जो एस्टिमेटेड फीटल वेट है वो भी कम आ रहा है, तो इस पे ओवरऑल मैं क्या कमेंट करती हूँ? मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट। इतनी दफा मैंने हर चीज लोगों से पूछ लिया लेकिन अभी भी आई मैं एम आपको बता, अनक्लियर। देखो जो एडजस्टेड जो जेस्टेशनल एज होती है ना, वो एसी, एचसी, बीपीडी, फीमर लेंथ, इन सबको कंबाइन करके निकालते हैं। आपने देखा होगा अक्सर एसी जो है वो जी देंगे 22 का, फीमर लेंथ दे रही है हम्म 27 की, और रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा होगा हम्म इक्विवेलेंट टू 25 वीक्स, तो वो उसने एडजस्ट करके निकाली हुई होती है। तो ये बेहतरीन होती है जिसमें वो इंटरनल जो फार्मूला होता है स्कैन मशीन का वो खुद एडजस्ट करके निकाल देता है। आपको अगर इंडिविजुअली प्लान करना पड़े तो डू नॉट ट्रस्ट एट जी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस अगर रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के या हाइपरटेंशन के या एट एनी आईयूजीआर, क्योंकि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। उसकी बेस पे अगर आप उसको इंड्यूस करोगे तो आप या तो प्रीमेच्योर इंड्यूस करोगे या फिर पोस्ट मैच्योर, आप डिसीजन ले सकते हैं। तो डेटिंग मतलब फिर के हम लिए रिलायबल फीमर, और जो हम ग्रोथ स्कैन करवा रहे हैं उसमें भी हम लास्ट ट्राइमेस्टर में मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में एफएल को ही कंसीडर करें? नो, ग्रोथ स्कैन के लिए एसी, क्योंकि वो ग्रोथ सेंसिटिव है। तो अब मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपनी समरी सेंड की थी तो उसमें ये था बीपीडी एफएल, तो शी वाज एट 32 वीक्स पेशेंट बाय हर एलएमपी, और बीपीडी और एफएल वर करस्पॉन्डिंग टू 32 वीक्स, बट एसी के हिसाब से शी वाज 35 वीक्स एंड हर एस्टिमेटेड फीटल वेट वाज 1.4 एट जेस्टेशनल एज ऑफ 33 वीक्स। ठीक है, तो इस तो पे देखो क्या एस्टिमेटेड कमेंट फेटल होगा? वेट, एस्टिमेटेड फेटल वेट जो है वो एसी की वजह से बायस्ड हो सकता है ना। अब एक बच्चा जिसने जो केस इसमें डायबिटीज जिसमें ग्लूकोज लेवल्स इम्पेयर्ड है, उसका एसी होना हम्म, चाहिए 32 वीक पे बट आ रहा 35 पे, राइट? हाँ और उसी वजह जी, से एस्टिमेटेड फेटल वेट ज्यादा हो गया। अब इस पे लेकिन ये क्या आप ज्यादा तो उसको नहीं नहीं हुआ ना कह सकते डॉक्टर? एज ज्यादा हो गया, एज तो ज्यादा नहीं हुई। डॉक्टर ईरा, ये भी तो हो सकता है कि इसका भी ज्यादा एसी नहीं है। गलत ब्लड हो। जी एसी जब हम लेते हैं हिसाब से 1.5 के सही वेट है, 1.4 केजी। 32 33 पे 1.4 सही है आपके हिसाब से? ये तो यही दे 32 पे 1.4 ठीक है। हाँ, तो ये तो डॉक्टर एक कम एग्जाम्पल है बता ये रहे तो। नहीं नहीं इतना कम नहीं है। देखो हैं, मैं वेट सही है। बात कहूँ है ना, दैट इज नॉट ओनली स्कैन। आपने बात करनी होती है पूरा पेशेंट देख के, रिस्क फैक्टर्स देख के, सिर्फ एक चीज पे नहीं आप करते। हमेशा रेडियोलॉजी में लिखा होता है कोरिलेट क्लिनिकली। और आपसे पहले ना कमेंट हो रहा था कि आईयूजीआर को डायग्नोज कैसे करना है, डॉपलर पे करना है या स्कैन पे। आईयूजीआर का डायग्नोसिस है स्कैन पे, या तो स्कैन पे आपको मिल जाए एस्टिमेटेड फेटल वेट जो कि लेस देन 10 परसेंटाइल है, या डिफरेंस जो है मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ये बाय डेफिनेशन बता रही हूँ जस्ट। लेकिन जो जो एग्जैक्ट है जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है वो एटलीस्ट 4 वीक्स के बाद होना चाहिए। डायग्नोसिस के लिए 4 वीक्स की ड्यूरेशन होती है जरूरी, और मॉनिटरिंग के लिए 2 वीक्स का जो है वो इंटरवल होता है। ठीक है,
मतलब डॉक्टर अगर मुझे आप एक कहीं सवाल पूछना है। हम्म, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जब डेफिनेशन की बात होती है कि जी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है या लेस देन 10 सेंटाइल है, लेकिन ये जो सेंटाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इतनी थ्योरेटिकल बात है, इसको अगर प्रैक्टिकली वो हमसे अगर कहें कि इंटरप्रेट करो, या मैं खुद भी बहुत दफा सोचती हूँ कि मुझे ये चीज सिर्फ एक ना एक रट्टा है मेरे लिए। मैं इसको मतलब केजी में या ग्राम्स में हम इसको किस तरह कहें? भाई अब एक टर्म बेबी है, एटलीस्ट 2.5 केजी तो होना चाहिए ना उसका वेट। तो अगर वो मुझे एकदम से पूछ लेंगे, इसका ऐसा पॉसिबल है कि वो मुझसे कहेंगे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कम तुम बता रही हो? मतलब नहीं, मैं वो इसको ना इक्वेट वो नहीं कभी कर भी सकती, आपसे नहीं कहेंगे, वो कभी भी क्वांटिफाई आपसे नहीं नहीं कर कहेंगे। पाते। आपने एग्जाम में तो डायग्नोसिस बनाना है ना, वो क्लिनिकल पॉइंट्स बनाना है, रेडियोलॉजिकल टर्म्स पे नहीं बनाना। हाँ, देखिए ये तो सिर्फ एक वो है, मतलब इसको क्वांटिफाई कैसे करें? हम तो केजी और वो ग्राम्स आपकी में नहीं डोमेन, देख रहे होते। दिस इज नॉट योर डोमेन। रेडियोलॉजिस्ट ने ही डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि कौन सा उसने फार्मूला यूज किया, ठीक है, और कितने पे जाके जो है इसकी 10th परसेंटाइल बन रहा है या कैसे जा रहा है। ये जो जो इतनी कैलकुलेशन है वो आपकी डोमेन नहीं है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल आईयूजीआर क्या है, एसिमेट्रिकल क्या है, कितने वीक्स पे क्या पैरामीटर्स मिलने चाहिए, लाइकर की क्या नॉर्मल है, लोअर लिमिट, मिड रेंज है, अपर रेंज है, ठीक है। तो बस राइट। ये आपने इतनी बातें देखनी है, बाकी इतनी डिटेल नहीं देख सकते। हाँ, आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप बोल दें कि डेफिनेशन यही है कि लेस देन 10th परसेंटाइल। आपसे परसेंटाइल के बारे में पूछ सकते हैं, परसेंटाइल कहते हैं रैंकिंग को। नहीं तो डॉक्टर हिरा, हम उनसे ये भी तो कह सकते हैं ना, इफ दे आर गिविंग अस जस्ट वन पैरामीटर, तो हम उनसे पूछ सकते हैं, वी डोंट नो कि ये कौन से सेंटाइल पे है, कैन यू प्लीज मैडम गिव मी के ऑन विच सेंटाइल दिस इज। ये हम नो, यू उनसे कैन तो नॉट। इंक्वायर कर सकते हैं देखो, ना। आपने डेट निकाली, एलएमपी उसकी रिलायबल है, या आपको डेटिंग स्कैन मिल गया, शी हम्म शुड बी एट 35 वीक्स, फंडल हाइट उसकी 30 की आ रही है, 4 वीक्स की डिस्पैरिटी आ रही है, आपके लिए आईयूजी आ रहा है अंटिल प्रूव अदरवाइज। नहीं, आपने मेरे वाले क्लिनिकली पेशेंट में तो कोई थी नहीं ना, क्लिनिकली वो 32 पे ही करस्पॉन्ड कर रही थी, उसका हाइट ऑफ फंडस भी वही करस्पॉन्ड कर रहा था। सिर्फ एस्टिमेटेड फीटल वेट 1.4 दिया उन्होंने, लेकिन वो आप कह रही हैं अगर रेंज में है तो सही होगा फिर। आप इसके मोटे मोटे मैंने तो रट लें, उसको स्मॉल वीक्स में कितने केजी वेट होना मैंने तो फिर उसको चाहिए। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल बना दिया। डॉक्टर हिरा इसमें, हेलो डॉक्टर हिरा, इसमें 32 वीक पे 1 kg वेट 2 kg वेट नहीं होना चाहिए इसका, बेबी का हाँ, 2 1.4 to कम नहीं? 2.5 होना चाहिए। हाँ 2.5 2 kg 2 to 2.2 या 2 kg। 2.5 होना चाहिए जी। 2.2 है एग्जैक्ट 32। 1.4 कम है। नजर आ रहा है कुछ? मैनेजमेंट है एसडीए की ना, सिंगल मेजरमेंट आ जाए, ठीक है, और लेस देन 10th कस्टमाइज सेंटाइल हो। और ये जो लेस देन 10th बताना है ना, ये रेडियोलॉजिकल टर्म है, दे विल डिसाइड, दे विल कैलकुलेट, राइट। हमने हमारा जो काम है ना वो ये है कि हाई रिस्क बच्चा है एसजीए, हमने इसको फंडल हाइट ली है, और हमें फंडल हाइट और हिस्ट्री पे लगता है कि यार यूजी आ रहा है, ठीक है, हमने इसको भेज दिया स्कैन के लिए, और स्कैन वालों ने बता दिया पूछ के कि इसकी एलएमपी ये है, तो इसमें इतनी डिस्पेरिटी आ रही है, तो ये मॉनिटरिंग की जरूरत है 4 वीकली। अगर आप दोबारा करवाते हैं तो कंफर्म हो गया, 4 वीक का जो ड्यूरेशन है वो कंफर्मेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। और उन्होंने बेसलाइन अम्लाइकल आर्टरी डॉपलर करवा लिया, वो भी खराब आ गया, तो फिर तो कंफर्म हो गया यूजीआर है। अगर अम्लाइकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल आता है, सिर्फ बायोमेट्री जो है वो एज पर हर डेटिंग स्कैन या एलएमपी कम आ रही है, ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल है, तो फिर आप डॉपलर करवाते रहो उसका हर दो हफ्ते बाद। ये भी कह बट अगर सकते हैं कि इसकी, SGA है। हाँ, इंडिसेस इसके खराब आ रहे हैं, बट जो डायस्टोलिक फ्लो है वो इसका प्रेजेंट है, तो फिर आप हफ्ते में 2 दफा करा लें। अगर सब कुछ ही खराब है, बिल्कुल ही रिवर्स और एब्सेंट है, तब डेली करवा लें, ठीक है। लेकिन ये 10th परसेंटाइल, ये सारी चीजें आपकी डोमेन नहीं है, आपने हिस्ट्री पे देखना है, हाई रिस्क है, एग्जामिनेशन पे फंडल हाइट देखनी है, और आपने स्कैन के लिए भेज देना है। और बाकी चीजें आप देखोगे ना, पूरा स्कैन पे बायोमेट्री तो खराब नहीं होगी, लाइकर भी कम होगा,
बस आपका IUGR बन गया, आपने डॉक्टर मांग लेना, ठीक है। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रही थी, वो था ये, ठीक है। अब एक पेशेंट जैसे ये पेशेंट जिसकी 835 है, ठीक है, इसका BMI जो है वो 26 है, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और इसमें जो है इसका इंटरवल हो या इसको प्रीवियस प्रीक्लैम्सिया हो या इसमें या ये निकलती नली पैरिटी, ये 3 रिस्क फैक्टर्स आ जाते ना, तो ये 3 रिस्क फैक्टर्स इसकी इंडिकेशन थे कि आप इसको इसका यूट्राइन नार्टरी डॉपलर 20 वीक्स पे कराते। अब एग्जाम में आपने कराना नहीं कराना, यहाँ आप फंस जाते हो, ठीक है। एग्जाम में हम नहीं कराते और इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, और वैसे तो आप यही भूल जाते हो कि आपके पेशेंट में रिस्क फैक्टर क्या थे। तो ये जो माइनर रिस्क फैक्टर्स है ना, इनको भी काउंट किया करो कि इसकी एज ज्यादा है, ये प्राइमी है, इसका BMI जो है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ये स्मोकर है, ठीक है, ये इसको पहले पिछली हिस्ट्री है प्रीक्लैम्सिया की। ये इतने सारे माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं मैडम, ये IUGR के लिए जो है मैं सस्पेक्ट करूंगी इसका। हाल तो मैं इसका यूट्राइन नार्टरी डॉपलर मैं नहीं करवा पाई, बट मैं इसका बेसलाइन डॉपलर जरूर करवाऊंगी। अच्छा बच्चों, आ रही हूँ, 1 मिनट बस, 2 मिनट की ब्रेक चाहिए मुझे। ठीक हो गया। और एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर हिरा, मैंने प्रेजेंटेशन देखी थी अभी PIH के साथ ना, तो उसके ऐसे हुए थे और उसको हिस्ट्री के लिए एग्जामिनेशन की, तो एक तो जो वो डेट्स बता रही थी और बिल्कुल श्योर ऑफ डेट्स, उसने कहा मैं बिल्कुल श्योर ऑफ डेट्स हूँ, उसके हिसाब से वो 37 वीक्स हो रही थी, लेकिन बाय स्कैन जितने इसके स्कैन्स थे उससे वो 33 वीक्स हो रही थी, और हाइट ऑफ फंडस उसकी 28 वीक्स पर थी। और एक डॉपलर पे उन्होंने दिया कि जी माइल्ड IUGR दिया, उसके बाद जो सेकंड डॉपलर हुआ था उस पे उन्होंने नॉर्मल दे दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको SGA लेबल करूं या मैं IUGR लेबल करूं। हाइट ऑफ फंडस उसकी 28 सेंटीमीटर थी और बाय स्कैन वो हो रही थी 33। हेलो, कितनी डिस्पैरिटी आई है? डिस्पैरिटी तो डॉक्टर ये 5 सेंटीमीटर की आ रही है कम से कम। ओके, और रिस्क फैक्टर है पेशेंट में? जी, रिस्क फैक्टर ये था कि वो PIH थी, प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं दे रही थी क्रॉनिक हाइपरटेंशन की, प्रीवियस 2 नॉर्मल डिलीवरीज थी उसकी, अलाइव हेल्दी इश्यूज थे। अच्छा, मैं आपको एक सिर्फ थोड़ी सी टिप देती हूँ, क्या बाकी फिर इसी केस को मैनेज करना है हमने। वो टिप ये है कि जब हाई रिस्क पेशेंट में डिस्पैरिटी हो ना, चाहे वो जो है 2 वीक्स या मोर देन 2 वीक्स है, दैट इज सिग्निफिकेंट। बट अगर एक लो रिस्क पेशेंट में डिस्पैरिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 सेंटीमीटर की भी आ जाए ना, तो वो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये मार्जिन ऑफ एरर देते हैं। इट डिपेंड्स के पेशेंट का क्लिनिकल क्या आपने कैटेगराइज किया, हाई रिस्क किया या लो रिस्क किया, ठीक है। और आपने हमेशा अल्ट्रासाउंड कराने वाले का लेवल देखना है, वो FCPS है या कोई डिप्लोमा है। डॉक्टर हिरा, प्राइवेट ये अच्छे वाले हॉस्पिटल से प्राइवेट वो बुक भी NMC की थी, नेशनल मेडिकल सेंटर, यहाँ पे हमारे पास ये डिफेंस का हॉस्पिटल है, इट्स नॉट बैड, अच्छा हॉस्पिटल है। तो उसके जितने डॉक्टर्स थे वो वहां के थे, और मुझे तो खुद हैरानी हो रही थी कि एक डॉक्टर पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जी एसिमेट्रिकल IUGR, जबकि कोई पैरामीटर उसका वो नहीं था।
फिर पेन से उन्होंने एसिमेट्रिकल काटा हुआ था, फिर दूसरा ही वहीं का ही अल्ट्रासाउंड, उस पे उन्होंने नॉर्मल डॉपलेट दिया हुआ था। लाइकर उसका 8 सेंटीमीटर का था, बाकी सारे बीपीटी, एफएल, एसी हर चीज 33 वीक्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, और एस्टिमेटेड फीटल वेट उन्होंने दिया था 1.5 kg। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? कोई और किस ओपिनियन देगा इस केस पे? लाई क्या थी इस पेशेंट की? ट्रांसवर्स तो नहीं था बेबी? नहीं नहीं नहीं, पहले कैफ कैफ आ रहा था, एग्जामिनेशन पे भी ब्रीच था, और लास्ट स्कैन पे भी ब्रीच था बेबी। ये मिस्टेकन डेट नहीं हो लाइकर सकती? इसका लोअर लिमिट पे 8 सेंटीमीटर, हाँ। मिस्टेकन वो जो डेट बता रही थी उससे तो 37 वीक्स की बता रही थी, वो खुद जो कह रही मैं श्योर हूँ मेरे रेगुलर साइकिल्स हैं, और मेरी तो, मैंने कहा आप जो बता रही हैं उस हिसाब से तो 9वां महीना है। देखिए 28 वीक्स पर 1.5 सेंटीमीटर वेट भी ठीक है, डॉपलर भी ठीक है, डॉक्टर तो भी ठीक है। मुझे यही था कि मैं इसको एसजीए बोलूं, मैं आईयूजीआर बोलूं, बट कंसीडरिंग हर हाई रिस्क एसजीए बोले, एसजीए बोलूं। एसजीए बोलेंगी। डॉपलर अच्छा भी नॉर्मल है, डॉक्टर रिस्पेक्टर एक भी। और भी, हाँ मुझे जो है ना पीई पर उसका डाउट ये हो रहा था कि एक तो वो सिम्टम्स भी पीई वाले मुझे दे रही थी, मुझे हेडेक हो रहा है, बीपी उसका 100, सिस्टोलिक 100 था, 170 ऐसा हेडेक, और ये हेडेक की कंप्लेन ऑन एंड ऑफ कर रही थी, ब्लरिंग ऑफ विजन की भी कंप्लेन। मसला क्या है, उसके एक्यूट सिम्टम्स को ट्रीट करो, ठीक है, और इसकी मॉनिटरिंग करो, स्ट्रिक्ट एडमिट करो, बायोफिजिकल देखो, सीटीजी देखो, ठीक है, और इसका डॉपलर इसका रिपीट करवाओ, ग्रोथ स्कैन देखो, आप एसी को आफ्टर अ वीक भी देख सकते हो, ठीक है। जो क्रॉनिक केसेस होते हैं ना उसमें लाइकर भी कम आता है जी। बेबी डॉक्टर हीरा, मुझे एक चीज पूछनी थी, उसका स्पॉट ये क्रेटीन प्रोटीन क्रेटीन रेशियो हुआ हुआ था, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं था, तो हमें किसी को भी, हम लोग इतने सारे एससीपीएस के सारे जो हिस्ट्री लेने खड़ी हुई थी लड़कियां, किसी को नहीं समझ आ रहा था कि कैसे निकालना है, वो लैब वालों ने निकाल कर नहीं दिया था, तो ये हमें खुद कैलकुलेट करना होता है। वैसे आना तो चाहिए, इसको भी नहीं आता कैलकुलेट करना, मैंने इतनी बार पूछा है। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। क्या मेरे सामने? अच्छा मुझे ये बताएं, स्पॉट यूरिन ज्यादा बेहतर है या 24 आवर? स्पॉट यूरिन दोनों बेहतर है, वो टाइम कंज्यूमिंग है 24 आवर्स। उसमें कलेक्शन ऑफ सैंपल भी समटाइम इनएडिक्वेट हो जाता है। रिलायबल तो 24 आवर है, लेकिन हम स्पॉट अप करते हैं, गाइडलाइन कहती है कि स्पॉट कर लें, जल्दी आ जाता है, पेशेंट को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता पूरा दिन। हमारे हॉस्पिटल में होता है निकाला है और इंटरप्रेट किया है आप में से किसी ने? हाँ कभी हुआ है हमारे हॉस्पिटल में? मैंने तो कभी नहीं। Listen, we have a lot of things to discuss. ये जो आपकी क्यूरीज हैं, टेलीग्राम इज ओपन फॉर यू ऑल, ठीक है। ये जो आपने बताई है ना केसेस वगैरह, मेरे बच्चे काफी पीछे चीख रहे थे, मैं सुन नहीं पाई प्रॉपरली ना, तो इसलिए मुझे इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं यहाँ आप लोगों का टाइम लूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे प्रॉपर केस बना के टाइप कर दें, ठीक है। दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेशन का एक ये बस स्क्रीनशॉट ले लो। मैटरनल मॉनिटरिंग के लिए बीपी रिकॉर्ड मांगते हैं, पीआई प्रोफाइल अगर खराब है तो उसको एज पर इंडिविजुअलाइज सिचुएशन जो है उसको रिपीट करवाते हैं, ड्रग शीट मांगते हैं, अगर पीडियाट्रिशियन या अगर किसी फिजिशियन ने देखा होगा तो उसकी कॉल मांग लेते हैं। फेटल मॉनिटरिंग में आपने एफकेसीसी मांगना होता है। अब ये बच्चा लेके हाथ में बैठी हुई थी ना हीरा, आपने इसका किक काउंट चार्ट भी मांगना था, कितनी मूवमेंट्स है। सीटीजी जो है 27 वीक पे रिलायबल तो नहीं होती, खैर ना मांगे, बट बायोफिजिकल प्रोफाइल में लाइकर और ये चीजें आप मांग सकते हैं। सारे स्कैन्स मांग लें, अगर वो कहे मेरे ग्रोथ स्कैन नहीं हुए तो फिर कह दें जो भी अवेलेबल है वो दे दें, आई जस्ट वांट टू सी द ग्रोथ पोटेंशियल। एनएससी से रिलेटेड जो भी आएंगे, अगर आपने सेक्शन करना है प्रीवियस 2 या 3 होती तो वो अलग से मिलती मेरा एको मांगनी है अलग से या वही 4 चैम्बर आउटफ्लो? नहीं, अब एको का टाइम तो गुजर गया है ना,
अब आपको लगता भी नहीं है कि लाइकर जो है इसका लाइकर इसका कम है, ज्यादा होता तो एको मांगते, मींस हाई ड्रॉप्स होता है ना। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए कंपोनेंट्स हैं, दे विल हेल्प यू फॉर एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखा करेंगे एग्जामिनर ने कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं दी, ठीक है, जैसे कि कोई अल्ट्रासाउंड नहीं मिला, डॉपलर नहीं मिला, सीटीजी नहीं मिली, वो सब मांग लें। उसके बाद एक्सप्लेन करें डायग्नोसिस, रिस्क फैक्टर्स फीटस के भी, मैटरनल के भी, और सारी कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ अवॉइडिंग एडमिशन एंड ट्रीटमेंट। फिर अपना एम ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करें, उसके लिए प्लान करें। प्लान क्या करेंगे, एमपी मतलब इसके रिकरेंट प्रेगनेंसी क्लासेस हैं, इसमें आपने साइकोलॉजिस्ट भी ऐड करना है, इमोशनल सपोर्ट, बाकी सारे रेडियोलॉजिस्ट हो गया और हो गया, आप हो गए, ठीक हो गया। फिर इसके जो करंट बीपी ज्यादा आ रहा है ना, उसको एड्रेस करें। इसका बीपी एटलीस्ट 185 या बाय 80 होना चाहिए था, 150 90 है, 1 बीडी पे है। डोज को ज्यादा करें, टीडीएस करें, ठीक है। और फर्स्ट लाइन पे लाइक लाइन लाइबिटा लेवल पे, ना के मेथाइल डोपा पे। मेथाइल डोपा से जो है अगर डायस्टोलिक फ्लो को ज्यादा ही कम हो जाए तो अगेन फेटल कंप्रोमाइज आ जाते हैं, लेबटालोल से नहीं आते। अच्छा, फिर आपने इसकी प्रीक्लेम्शिया के लिए आंख रखनी है, इस पे एक प्रोटीन्यूरिया देखते रहना है, सिम्टम साइन देखते रहने हैं। जब भी सुबह राउंड होगा इससे हेडेक का पूछना है, एपिगेस्ट्रिक पेन का पूछना है, एडीमा की सेवेरिटी देखनी है, ठीक है। एनीमिया और अब्रप्शन के रिस्क वगैरह को भी एड्रेस करें। हॉस्पिटल में जब तक एडमिट है तो क्या मॉनिटरिंग करनी है, घर भेजना है तो क्या कहना है, किन वार्निंग सिम्टम का इसको बताना है, ठीक है। और जब ये आएगी तो ओपीडी पे क्या पूछना है, हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे क्या देखना है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन रिपीट करवानी है, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए आईयूजीआर बच्चे में, स्टेरॉइड कब देना है, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए, उसके बाद डिलीवर हो गई है तो फॉलो अप क्या करना है, कंफर्मेशन कैसे करनी है एपीएलएस की, कौन सी एपीएलएस में कॉन्ट्रासेप्शन देनी है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या प्लान करना है, और इसमें रीसेंट एडवांसेस किए हैं। ये हैं आपके मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स जो कि एग्जामिनर, सेकंड एग्जामिनर ने आपसे पूछने ही पूछने हैं, ठीक है। तो ये एक प्रपोज मैनेजमेंट प्लान है। If my patient is having high risk pregnancy, I will consult the couple regarding diagnosis and its fetal-maternal implication. My aim of management is to treat her high blood pressure, to adjust her dose, ठीक है, to change her antihypertensive. या मिथाइल डोपा भी ले रही है तो ठीक है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा ठीक है, बट अगर लेबटालोल अवेलेबल है तो स्टार्ट इट। ट्रीटमेंट ऑफ एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम 27 वीक पे स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो हीरा बताओ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या फायदा होगा? नहीं, अब हम तो नहीं करते, प्लेसेंटा तो बन गया है, लोपरिन बट दे लाइकर सकते तो हैं। कम आ रहा है इसका, लाइकर भी कम आ रहा है, डायग्नोसिस एपीएलएस है इसका, अभी तो ये 27 पे ही है। डॉक्टर हीरा, जो थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करेगी, अब प्लेसेंटा तो बन गया, हम फिर लोपरिन दे देंगे, लेकिन नहीं लो देखिए, मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन नहीं देंगे। आइडियली इसकी जो पूरा पैकेज है वो लोप्रिन का, लो मॉलिक्यूलर हेपरिन का बनता है, जो कि 16 वीक से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अब 20 वीक के बाद सेकंड वेव ऑफ प्रोफिलास्टिक इन्वेजन भी हो चुकी है, इट इज लेस लाइकली इट विल बी यूजफुल, लेकिन एटलीस्ट इसका जो लाइकर कम है ना, उसके लिए जो भी इसके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं वो फेवरिंग है, ठीक है। और इसमें अनएक्सप्लेन्ड आईओडीज का रिस्क कम हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट जितना आईओडीआर हो चुका है उससे वर्सन नहीं होगा, जितनी भी ऑन गोइंग माइक्रोथ्रोम्बाई बन रहे हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। तो ऑल्दो वी विल काउंसिल हर के मैक्सिमम बेनिफिट का जो ड्यूरेशन था वो गुजर चुका है, ठीक है, बट it's better to do give her treatment instead of not to give her anything, right? तो 27 पे it's better to start. Strict monitoring करें इसकी, movements कम है इसकी, सीटीजी अगर सही नहीं आती तो फिर इससे फेस टू फेस बात करेंगे, वायबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है। आगे बताती हूँ क्या करना है। To prolong pregnancy as close to term as possible, provided that there is no fetal compromise, ठीक है। I will advise her to स्टार्ट लोप्रिन 150 मिलीग्राम। इसकी जो डोज होती है वो 75 से 150 है, कुछ भी दे सकते हो, बट 150 मैक्सिमम होती है। डेली देंगे टिल टर्म, और टिल टर्म ही देंगे, स्टॉप नहीं करना 36 वीक्स पे। क्लैक्सेन का इंजेक्शन 26 kg वेट बनता है तो 40 सही है, ओडी देंगे क्योंकि हमने प्रोफाइलेक्टिक देना है, थेरापेटिक नहीं देना। उसको बताएंगे प्राइस का, हाउ टू इंजेक्ट, एंड इफ नॉट अबॉर्डिंग उसको वेलफेयर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेंगे, और मीनवाइल उसको हाइड्रेट रखेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी भी और एपीएलएस भी है, प्रेगनेंसी में इसको रिस्क है, ये ना हो कि डीवीटी करा ले। फॉर मैटरनल मॉनिटरिंग, ठीक
है टिल 32 वीक्स 2 वीकली बुला ले, बाद में इसको वीकली बुला लें। एट ईच विजिट आई विल चेक कर बीपी, फंडल हाइट देखें, इंक्वायर करें अबाउट पेटल मूवमेंट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आस्क अबाउट साइन सिम्टम ऑफ डिस्चार्ज और HVS और ये सब चीजें ना। अच्छा 2 वीकली स्कैन पर बायोमेट्री करा लें, अम्लाइक्लाटेड डॉपलर करवा लें, फिटल मॉनिटरिंग के लिए देख लें। ये मॉनिटरिंग जो आपको पता है UGR में करती है वही मॉनिटरिंग करनी है। 34 का स्टेरॉइड दे दें। आपने अगर एग्जामिनर आपसे कहे ना कि मैनेज योर केस, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि इसकी ये सवेरा UGR है, ये तो मर जाएगा बच्चा, लाइकर कम है। आपने हौसला अफजा बात करनी है कि आपने इसको APLS की जेन्युइन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, लाइकली लाइकर विल एटलीस्ट कम नहीं होगा इससे ज्यादा, इसे मेंटेन करेगा या ज्यादा होगा। इफ एवरीथिंग बिकम नॉर्मल और ग्रोथ हो जाती है तो फिर आपने प्रेगनेंसी को लेके जाना है आगे ना। और कैसे लेके जाना है, आपने उसको क्लोज मॉनिटरिंग करनी है जब तक वो अकस्टम यूज टू नहीं हो जाती कि कैसे क्लेक्सिन लगानी है, इसकी लैब्स ठीक नहीं हो जाती, ठीक है, या मजीद वर्सन नहीं होती। और शी कैन मॉनिटर हर BP रेगुलरली, और वार्निंग सिम्टम्स का पता है, घर में कोई रिलायबल हेल्प अवेलेबल है तो फिर इसको भेज दें। और भेजने के बाद फिर इसको जब भी आएगी तो उसको आने के बाद उसको फिर पूछेंगे BP का रिकॉर्ड क्या है, सिम्टम्स का पूछ लें, फंडल हाइट देख लें, इसका AC देख लें, लाइकर देख लें, डोपलर रिपीट करवा लें। डोपलर को आइडियली अगर डोपलर नॉर्मल आ रहा है तो आप उसको कम से कम 2 हफ्ते के बाद रिपीट करवाएं। अगर डोपलर खराब आ रहा है, ठीक है, बट डायस्टोलिक फ्लो मौजूद है, तो आप कम से कम जो है हफ्ते में 1 दफा या बेहतर तो ये है कि हफ्ते में 2 दफा एज पर गाइडलाइन जरूर करवाएं इफ शी कैन अफोर्ड। अगर नहीं भी कर सकती तो बायोफिजिकल तो इसकी बनती है, ट्वाइस वीकली बनती है, और इसको मॉनिटर टेलर कर लें डॉपलर को, एटलीस्ट ट्वाइस वीकली नहीं करा सकते तो पर वीकली करा लें। ये चीजें आप एज पर योर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस आप डेविएट कर सकते हैं गाइडलाइन से एज पर बजट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 36 वीक्स पे इसको टाइम मोड ऑफ डिलीवरी बता दिया, कोई लाइव इशू नहीं है, 7 साल से मैरिड है, 38 से आगे लाने लेके जाएं, ठीक है। और लो थ्रेशोल्ड पे इसको इंड्यूस करें। इंड्यूस आपने फुली से करना है, एक ऑलरेडी कंप्रोमाइज बच्चा है उसको आपने प्रोस्टिन नहीं रखनी। ओके, अगर चल जाती है लेबर में, ठीक है, वरना इलेक्टिव सिलेक्शन कर दें। क्लेक्सन 12 घंटे पहले बंद कर दें, ठीक है। और लोप्रिन बंद नहीं करेंगे आप। लोप्रिन से कुछ भी नहीं होता, सारे के सारे प्लेटेट खराब नहीं करती, कुछ बच भी जाते हैं और कुछ बन भी रहे होते हैं। और इससे ना इससे कोई PT APT खराब नहीं होता। BT पे फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है अगर आप 150 मिलीग्राम दे रहे हो, ठीक है, BT थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है, लेकिन यू कैन यूज एब्डोमिनल ड्रेन और मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक। बट जो मैक्सिमम बेनिफिट है लोप्रिन का वो टर्म पे ही होता है, जब आप स्टॉप करते हो तब ज्यादा रिस्क होता है प्रीक्लेम्शिया का, IUD का। इसलिए कहा ये जाता है अगर APLS है ना या प्रीक्लेम्शिया के लिए दे रहे हो तो डू नॉट स्टॉप लोप्रिन इवन ड्यूरिंग डिलीवरी, बट क्लेक्सिन 12 आवर बिफोर स्टॉप करना है। बाकी आपने एंटीबायोटिक फ्लूइड और सिजेरियन सेक्शन और रिमूवल और स्टिच रिमूवल और 12 वीक्स पे इसकी कंफर्मेशन सारी करा ली, ठीक है। अच्छा, डिलीवर कैसे करना है? अगर बच्चा बहुत प्रीमेच्योर आ गया ना, जैसे ये पेशेंट है 27 वीक्स पे ना, न्यूनेटल सर्विसेज अच्छी है, बच्चा इसके पास है नहीं, अफोर्डिंग है मान लीजिए, और अम्लाइक्लाटेड डॉपलर भी खराब आ रहा है, उस पर अपने डिसीजन नहीं लेना। आप डाक्टरसिनोसिस करा सकते हो समहाउ इफ अवेलेबल, ऑल्दो इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। या अम्लाइक्लाटेड डॉपलर पे एब्सेंट है या रिवर्स है तो आपने सेक्शन करना है, लेकिन सेक्शन आफ्टर 28 वीक करना है। अगर ओलिगो है, लाइकर थोड़ा बहुत कम है बट डोपलर नॉर्मल है, ठीक है, और डायस्टोलिक फ्लो मौजूद है बट इंडिसेस रेज है, तो आपने इंडक्शन विद फोलीज करनी है, ठीक है। अवॉइड हाइपर स्टिमुलेशन बाय गिविंग हर प्रोस्टाग्लैंडिन। बट अगर सवेयर FGR है और ये है भी 28 वीक्स पे, सवेयर FGR है 28 वीक्स पे, फिर उसे डिस्कस कर लें वेजाइनल डिलीवरी भी और LS-CS भी। अगर न्यूनेटल सर्विसेज अवेलेबल हैं, अफोर्ड कर सकती है ये, क्योंकि इस बच्चे में RDS होने बहुत मसले होने हैं, लाइफ लॉन्ग माइलस्टोन डेवलपमेंट, हैंडीकैप, रिहैबिलिटेशन, बहुत मसले होने हैं। क्योंकि लाइव बच्चा कोई नहीं है, मे बी लोग तो फिर डाउन सिंड्रोम को भी पाल लेते हैं, तो आपने फेस टू फेस उससे डिस्कस करना है, ठीक है।
तो आफ्टर 28 वीक्स सवेयर IUGR है तो सेक्शन करेंगे। अगर एट 28 वीक्स सवेयर IUGR है और कोई आउटकम नहीं है, ठीक है, तो बजाय इसके कि इसको लो अभी लोअर सेगमेंट नहीं बना, आप उसको डेली दे दें और अगली बच्चा भी ना बचे, निकू में आपके पास अवेलेबल नहीं है और नेक्स्ट टाइम वो रप्चर भी हो जाए, तो ये उससे नेगोशिएट करें, ठीक है। तो ये मोड ऑफ डिलीवरी था। अच्छा, पॉसिबल क्वेश्चन फर्स्ट एग्जामिनर के जो होते हैं वो ये होते हैं कि समराइज योर केस, ठीक है, व्हाई यू हैव आस्क्ड blah 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 in history from this patient, why you have asked this investigation, why you have asked done this examination, आपका डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, और साथ बातें। ये फर्स्ट एग्जामिनर के करने के काम है। सेकंड एग्जामिनर ने मैनेजमेंट पे आपको फंसा लेना है। अगर पहला एग्जामिनर आपसे हैप्पी है तो सेकंड एग्जामिनर भी आपको अच्छी अच्छी बातें करता है, तंग नहीं करता। और आपकी हिस्ट्री जो है वो आपका मेन हथियार है, वेपन है आपका, ठीक है। अच्छी हिस्ट्री ही आपको अच्छी मैनेजमेंट तक लेके जाएगी। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि अगर अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज हो तो कौन कौन सी कर सकते हैं। वो होती है थायराइड, वो होती है ओजिडिटी, ठीक है, और कैरियोटाइपिंग हम नहीं करवाते, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि अगर कैरियोटाइपिंग के बाद भी वो कहा जाता है कि 70% अच्छा आउटकम है, इसकी ट्रीटमेंट है नहीं कोई। IVF से अगेन 40% ज्यादा रिस्क है न्यूप्लाइडीज का। तो नेगोशिएट कर लें पेशेंट से, लेकिन स्टिल इट इज एन ऑप्शन। अगर आपने हर चीज एक्सक्लूड कर दी है, ये टॉइन एनॉमलीज नहीं है, PLS नहीं है, डायबिटीज नहीं है, थायराइड नहीं है, एंडोक्राइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटिल फेस डिफेक्ट नहीं है, देन व्हाट इज दिस? बिफोर लेबलिंग इट अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज, देयर इज स्टिल एन होप कि कैरियोटाइपिंग करवाई जा सकती है। बट इसके करवाने के बाद भी कोई आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अच्छी नहीं है, तो डिस्कस कर लें। जब एक इन्वेस्टिगेशन करवाने का फायदा ही नहीं है कि ट्रीटमेंट पे आप उसकी एज पर दैट नहीं जा सकते, तो फायदा नहीं है। तो इसलिए कैरियोटाइपिंग एग्जामिनर पसंद नहीं करते, ठीक है। अच्छा, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस के थोड़े बहुत थ्योरेटिकल फैक्ट्स हैं, वो आपने थ्योरी में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। 70% में सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम होता है अगर कोई काज नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉसेस में होता है ये, ओके। एटियोलॉजी हम कर चुके हैं इसकी, एंडोक्राइन फैक्टर्स भी हम कर चुके हैं। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी कैसे डायग्नोज करते हैं, इसमें पेनलेस रिपीटेड मिड ट्राइमेस्टर स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस होते हैं। इट कैन बी डायबिटीज के साथ भी ये हो सकता है, डायबिटीज में भी तो इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। या फिर पेशेंट की कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर की हिस्ट्री हो, सर्वाइकल टीयर की हिस्ट्री हो। पहले जमाने में इसको 8 हैगार्ड एलेटर अगर पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ले जाए ना अंदर, मतलब इतनी ओपन है, तो वो होती थी। बट अब ये हम नहीं करते, रिलायबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ सर्वाइकल इनसफिशिएंसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। दिखने में अगर सर्विक्स अच्छी बट फंक्शन खराब है, ही हो जाती है। तो क्लिनिकली इसको आपने करना होता है। अनएक्सप्लेन्ड 50% होती हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस गुड है एज कम्पेयर टू एक्सप्लेन्ड। और दैट वाज अबाउट APLS के जो पॉसिबल क्वेश्चंस है जो आपने करने हैं, पढ़ने के बाद जो कि मेरी टीम होगी रिपीटर्स ग्रुप से, वो इनके क्वेश्चंस का मुझे आंसर करेगी, और क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स को भी भला हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने टॉक्स भी करने को बहुत सारा काम है, तो इसलिए हम आपकी मदद करेंगे इधर, ठीक है। और मदद ऐसे करेंगे, वी विल टेल यू कि APLS क्यों बनाया हमने, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, प्राइमरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शरी क्या होते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जिसमें कोई लाइव बर्थ नहीं थी, सेकेंडरी वो होते हैं जिसमें एक बच्चा 20 वीक के बाद डिलीवर हुआ है, उसको सेकेंडरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस कहते हैं। टर्शरी में ये होता है कि 2 बच्चे नॉर्मल है, फिर 3 लॉसेस हो गए, फिर 2 बच्चे नॉर्मल आ गए, 1 बच्चा नॉर्मल आ गया, मतलब बिटवीन नॉर्मल प्रेगनेंसीज अगर लॉसेस हो रहे हैं उनको कहते हैं टर्शरी लॉसेस। लो डोज लाडा कहते हैं, लो डोज एस्पिरिन। इसका एक्शन क्या है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, इसकी डोज क्या है, वारफरिन या सॉरी हेपरिन की का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या इसकी डोज है, कैसे मॉनिटरिंग करनी है, अल्टरनेटिव चॉइसेस क्या हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर हेरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपने क्या बताया? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस RPL। नहीं, तो ये आपने कैसे डिफाइन किया है? देखो, एक पेशेंट है जिसका कोई बच्चा ही नहीं है ना, 20 वीक से पहले कोई नहीं है, मतलब सारे के सारे लॉसेस बिफोर 20 वीक्स हो गए हैं कंसेक्टिव। एक ऐसी है जिसमें 2 जो हुए हैं मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गए, बट एक आफ्टर 20 वीक हुआ है,
वो सेकेंडरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लासिस होता है। और टर्शरी वो होता है कि एक में टर्म प्रेगनेंसी थी, ठीक है, टर्शरी सॉरी, एक टर्म प्रेगनेंसी है, फिर 3 रिकरेंट प्रेगनेंसी लासिस हो गई, फिर एक टर्म प्रेगनेंसी है। मतलब बिटवीन नॉर्मल प्रेगनेंसीज अगर लॉसेस हो रही हैं उनको कहते हैं टर्शरी लॉसेस, ठीक है। तो ये एक एग्जाम क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लें। एंटीकोएगुलेशन तो कब इसका कोई स्टॉप करनी है, सिग्निफिकेंस है क्या? वो एग्जामिनर कोई ने पूछा था, मैंने डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है? हाँ डीडीज का अच्छा अच्छा। डिफरेंस है। देखो प्राइमरी जो लॉसेस हैं उनका सक्सेस कम है, सेकेंडरी लॉसेस या टर्शरी लॉसेस जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट है वो होपफुल है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डीवीटी कैसे एग्जामिन करना है? एक स्टूडेंट को आया था डीवीटी, उसको उसने एग्जामिन ठीक नहीं किया, कैसे एग्जामिन करना है, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। पोस्ट नेटली कैसे आपने स्विच ओवर करना है अगर डीवीटी है, वो आपने किया भी था थ्योरी में, बट एग्जाम के लिहाज से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताना होता है। इसके अलावा एपीएलएस का वर्कअप प्रेगनेंसी में क्यों नहीं करवाना? कुछ एग्जामिनर और कुछ जो आपके मेंटर्स हैं दे विल टेल यू कि करा लें, डू नॉट गो फॉर दिस, क्योंकि प्रेगनेंसी वैसे ही लो इम्यूनिटी की स्टेट है ना, ठीक है। उससे अगर आप करवा भी लेंगे, अगर नेगेटिव भी आ जाती है तब भी अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट का नुकसान है। आपने हमेशा कोई ऐसी ट्रीटमेंट या स्ट्रेटेजी बनानी होती है जिसमें पेशेंट का मैक्सिमम फायदा हो, ठीक है। तो क्लिनिकल क्राइटेरिया जब पूरा हो गया है, इंस्टेड ऑफ दिस के एपीएलएस का वर्कअप प्रेगनेंसी में करा लें और वो नेगेटिव आए और उसकी आईयूडी हो जाए, इससे बेहतर नहीं है कि आप उसको जब उसके 2 क्लिनिकल क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं गिव अ ट्रीटमेंट। ऐसी इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी जो नेगेटिव भी हो तो आपकी मैनेजमेंट चेंज नहीं कर रही, और पॉजिटिव भी हो तो नहीं चेंज कर रही, और जो वैसे ही नहीं करवानी, तो फिर बेहतर नहीं है पोस्ट नेटल करवाओ उसको। एक और भी सिनेरियो होता है कि पेशेंट सिर्फ 3 लॉसेस के साथ है, ठीक है, सिर्फ 3 लॉसेस के साथ है और आपने हर चीज रूल आउट कर ली, कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन फिर आप क्या करोगे? हाउ यू कैन लेबल इट अनएक्सप्लेन्ड? अब वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में आप एपीएलएस का वर्कअप करा नहीं सकते, मोस्ट कॉमन काज है ये एपीएलएस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की। तो क्या करें इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में भी बेनिफिट ऑफ डाउट पेशेंट को दें, क्योंकि एक क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है ना कि 3 रिकरेंट लॉसेस हो गए हैं, थोड़ी देर, ठीक है। तो बाद में पोस्ट नेटल उसका वर्कअप करा लें, ठीक हो गया। बाकी डिफरेंशियल्स पे बात हो सकती है आपकी। हेलो डॉक्टर अच्छा, हीरा। हेलो जी जी, डॉक्टर हीरा, एक क्वेश्चन करना कि अगर हमारे पास जो है वो हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में हमने एपीएलएस के लिए हेपरिन उसको दे दिया है, लो मॉलिक्यूलर वेट है हेपरिन, और वो दे दिया है लोपिन दे दिया हमने, जब भी उसकी कार्डियक एक्टिविटी आ गई है और वो उसको रिस्पॉन्ड कर गई है और बेबी जो है वो टर्म तक चला गया 30 वीक या 34 वीक के ऊपर, तो उसके बाद हमें एपीएलएस का वर्कअप करने की जरूरत होगी फिर बाद में? हाँ होगी। आपको लगता है रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन हाउ मच यू आर श्योर कि इट इज ड्यू टू मींस कंफर्मेशन नहीं है। उसको लाइफ लॉन्ग एपीएलएस का रिस्क है ना, जिंदगी में उसको कभी डीवीटी हो सकता है। नहीं, मुझे ये क्वेश्चन काफी पसंद है और ये एग्जामिनर भी शायद पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी करवाएं। पोस्ट नेटल कंफर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। एक पेशेंट इसका लाइकर कम है, हम करवाते हैं वैसे ये। हाँ हम करवाते हैं, हमें करवानी चाहिए, हम नहीं करवाते, मोस्टली नहीं करवानी करवाते तो चाहिए लेकिन नहीं करवाते ना, इसलिए पूछ रही हूँ कि हमने एग्जाम में क्या कहना है और ये कितने तक की हो जाती है, ये भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। 10-11,000 की हो जाती है और इसमें आपने एलाइजा कराना होता है एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज के लिए, और लूपस कोएगुलेशन के लिए कोई डाइल्यूट रसल बार्डिसिनोम कोई टेस्ट होता है, वो मुझे नहीं पता। तो वो 12 वीक्स की बात करवाते हैं। 40 इसकी कट ऑफ वैल्यू होती है, हाई सेंसिटिविटी 90 पे आ जाती है। बट सिर्फ एक पेशेंट जिसको आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और लोप्रिन स्टार्ट करवाई, ठीक है, उसका लाइकर कम था या उसको IUGR था और समहाउ वो वर्सन नहीं हुआ, तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है एपीएलएस का कि उसने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर दिया तो जो है वो इट्स मीन इट्स एपीएलएस, ठीक है। चूंकि गाइडलाइन में ऐसा नहीं है, चूंकि वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है, तो ये एक्सेप्टेड
जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपने 2 लाख की जो ट्रीटमेंट करनी है, उससे आपका फायदा हो सकता है। इट कैन बी अनएक्सप्लेन्ड, इट कैन बी अदर रीजंस एज वेल। तो अगर आपने पोस्टनेटल वर्कअप कराया और वो नेगेटिव आ गया, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एटलीस्ट यू विल नॉट थिंक अबाउट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। हाँ ठीक है, आप लोप्रिन दे सकते हैं, बट हेपरिन से आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसका इतना खास रोल भी नहीं है, और एपीएलएस भी रूल आउट हो गया, और आपके 2 लाख भी बच गए। आप डेली लगाए ना इंजेक्शन, लोप्रिन 800 या 900 का आता है, और प्रेगनेंसी में 280 डेज है। डॉक्टर हिरा, इस पेशेंट में अगर हम क्लेक्सिन दे रही हैं तो उसके साथ आपने कहा था कि एंटीकोगुलेंट ले रही है, तो वो पीटीए-पीटीटी भी हम करवाएंगे, उसका पीटीए-पीटीटी हम मांगेंगे, तो उसका कोई रोल होता है ये इसमें क्लेक्सिन में? तो आई थिंक एंटी फैक्टर 10 नहीं करवाते हैं ना हम, वो भी सिलेक्टेड केसेस में, तो पीटीए-पीटीटी हमने फिर सॉरी, आवाज काफी डिस्टॉर्शन थी। देखिए, एंटी डायने फैक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो पीटीए पीटीटी अच्छा रिलायबल सेकंड बेस्ट है। ऑल्दो एंटी डायने फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है, बट एपीटीटी इज नेक्स्ट बेस्ट। पीटी होता है वार्फरिन के लिए, एपीटीटी होता है हेपरिन के लिए। डॉक्टर हिरा, जब भी हम करवाते थे ना ये इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हम दे रहे होते थे जब भी क्लेक्सिन, तो हम कभी मेडिसिन वालों के पास जाते थे ना इसकी डोज वगैरह एडजस्ट करवाने के लिए, तो वो कहते थे कि इसमें कोई रोल नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है आप जो करवाते हैं। हम तो इसमें फैक्टर 10 नहीं करवाओ तो फिर भी उसका फायदा है, तो इसके लिए मैं कह रही थी कि इसमें कोई फायदा है, हम अगर पीटीए पीटीटी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इसमें क्या कहना है हमने? हमने नहीं करवाना अंटिल अनलेस पेशेंट का किडनी खराब है या वेट ज्यादा है या थेरेपेटिक डोज ले रही है। अगर करवाना है तो एंटी 10 ही स्टैंडर्ड है। हाँ, अगर करवाना है तो एंटी 10, हाँ एंटी 10 ही करवाना है, वो ही स्टैंडर्ड है। मैं तो वो कह रही हूँ कि अगर अवेलेबल नहीं है तो सेकंड बेस्ट एपीटीटी है। नहीं डॉक्टर हेरा, हम नहीं करवाते ना एंटी फैक्टर 10 ने तो नहीं करवाते, वो मेरा ख्याल कॉस्टली होगा शायद, और वो वैसे भी उनमें करवाना होता है जो एक्सट्रीम्स ऑफ बीएमआई या रीनल डिजीज के पेशेंट्स हैं, या फिर जो है वो जो लो मॉलिक्यूलर वेट लेते हुए थ्रोम्बोसिस में चले गए, उनमें करवाना है। लेकिन आप कह रही है ना कि एपीडीटी करवा लो, तो मैंने कहा ये करवाना है हमने या नहीं करवाना, मतलब जो क्लेक्सिन ले रहे हैं पेशेंट, ये ना हो एग्जामिनर के कि इसको पता ही नहीं है कि इस पे जो है वो मॉनिटरिंग नहीं होती, खुद से नहीं करवाएंगे मेरा ख्याल है। अगर एग्जामिनर हमसे पूछेगा ना कि अगर आप लोग एंटी 10 नहीं करवाते या नहीं होता तो आप इसके बदले में क्या करा सकते हो, तो हमें एज अ पैरेलल पता होना चाहिए। आई थिंक मेरे माइंड मैं समझ गई हूँ आपकी बात, आप ठीक कह रही हैं। इस पेशेंट की ना क्रेटिनिन खराब थी इसलिए मांगा था, ठीक है। अदरवाइज आपने तो डॉक्टर ये था, इस पेशेंट का तो प्लेटलेट्स भी खराब थे ना, उसमें तो हमने मांगना ही था, लेकिन मैं सिर्फ नॉर्मली नहीं मांगना, नॉर्मली नहीं मांगना, नॉर्मली नहीं मांगना। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन ले रहे हैं तो मांगना है, फ्रैक्शनेटेड में नहीं मांगना। ठीक है बच्चों, कट ऑफ वो सॉरी कंक्लूजन ये है कि इंडिकेशन है तो मांगना है, और अगर इंडिकेशन नहीं है तो नहीं मांगना, ठीक है, नहीं मांगना। अच्छा ये रीसेंट एडवांसेस देख लो प्लीज जल्दी से। डॉक्टर हेरा, हेपरिन वाला ट्रायल, हेपरिन वाला ट्रायल है ना, उसका नाम बता दें। रिड्यूस लाइकर में जो देते हैं। इस वक्त ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, टेलीग्राम पे आप लोगों को सारा बता तो वैसे डॉक्टर हेरा ये वैसे ही ज्यादा डिस्ट्रप्शन कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या बीच में पूछने लगते हैं, केस ही गायब हो जाता है बीच में से। ये ज्यादा डिस्ट्रप्शन कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या बीच में पूछने लगते हैं, केस ही गायब हो जाता है बीच में से। ठीक है जितने आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है जितने आपके क्वेश्चंस हैं टैग मी टेलीग्राम, आई विल आंसर।